स्वागत आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल परीक्षा हॉल 247 में। यहाँ पर हम खोरठा की पूरी तैयारी कर रहे हैं। आप इस बात से भली भांति परिचित हैं। अगर आपने जेएसएससी सीजीएल के पेपर 2 में खोरठा लिया है और खोरठा लेकर के आप अपनी तैयारी को कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम खोरठा का पूरा तैयारी 100% सिलेबस को कवर कर रहे हैं। सब कुछ बहुत अच्छे तरीके से, शानदार तरीके से एक-एक करके हम लोग इसे कवर करते जा रहे हैं और अपने हमारा जो उद्देश्य है कि इसके सिलेबस को कंप्लीट करके बहुत अच्छे तरीके से इसके टेस्ट लगा करके हम एग्जाम में कॉन्फिडेंट होकर बैठे, तो हम उस उद्देश्य को जरूर पूरा करेंगे। दोस्तों, साथ ही पेपर 3 जिसमें कि 150 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, उसके वीडियो जो है मैं आपको आज ही दूंगा। उसका पूरा स्ट्रेटेजी, एक-एक सेक्शंस का जो स्ट्रेटेजी होगा, जैसे कि जनरल नॉलेज किस तरह से तैयार करेंगे, जनरल साइंस किस तरह से तैयार करेंगे, कैसे पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, कितना पढ़ेंगे, कंप्यूटर का है, मैथ्स, रीजनिंग और झारखंड जीके। तो उसका एक पर्टिकुलर जो सेपरेट वीडियो आज मैं आप लोगों को दूंगा, जिसमें कि पूरा स्ट्रेटेजी डिटेल से हर एक सब्जेक्ट के बारे में हम तैयार करेंगे, बात करेंगे। वह एक फाइनल रणनीति होगी और इसके बाद आप कोई वीडियो नहीं देखेंगे और आप अपनी तैयारी में लग जाएंगे। हम आपके साथ लगातार बने हुए हैं। तो दोस्तों, मैंने खोरठा में जो पोयम पार्ट स्टार्ट किया है और उसमें जो है आज हम लोग खोरठा काठे पैदे खंडी का पार्ट 2 करेंगे। अगर इसके पार्ट 1 को आपने नहीं देखा है तो जाइए देखिए। उस पार्ट में मैंने 6 कविताओं को, शुरुआत की 6 कविताओं को कवर किया। अब उसके बाद जो 5 कविताएं हैं उसको आज इस पार्ट में कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को और देखते हैं कौन-कौन से कविता आज इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। दोस्तों, मैंने कहा था कि 6-6 कविता या 7 कविता करके हम करेंगे, लेकिन यह जो कविता संग्रह है, थोड़ा-सा कठिन कविता संग्रह है। ए.के. झा जी के द्वारा लिखा गया है। ए.के. झा जी जो हैं, इनके बारे में हम लोग डिटेल में बात करेंगे। इसके बारे में इनका इनका जो डिटेल्स है, वो जब एमसीक्यू पार्ट आएगा, तो उसमें हम लोग बात करेंगे। अभी तक हम लोगों ने जो राधा ले कविता तक बात कर लिया। अब हम इसके आगे जो है साध, कविता कांदना, भारतिक मोहड़ा 1, भारतिक मोहड़ा 2, मीरा चाही गोला नहीं। तो इन 5 कविताओं को करेंगे। दोस्तों, थोड़ी लंबी-लंबी कविताएँ हैं, थोड़ी बड़ी-बड़ी कविताएँ हैं। इस कारण से हम जो है इसमें 5 कविताओं को ही ऐड किए हैं। और अगर बड़ा कविता है तो थोड़ा लंबा वीडियो बनेगा, बहुत अच्छे से यहाँ पर समझाया जाएगा। यह नहीं कि हम लोग बहुत जल्दी में हैं, हड़बड़ा करके इसको जैसे मन तैसे तैयार कर लें, ऐसा नहीं है। बहुत आराम से इतना अच्छे से पढ़ेंगे कि हम इसे भूल ना पाएँ। तो इसीलिए थोड़ा लंबा वीडियो बनेगा, एक-एक बात को अच्छे से समझते हुए इसे कवर करेंगे। अगला पार्ट जो आएगा उसमें देखिए कितना होता है और उस तरह से मैंने कहा था पार्ट 3, लेकिन 4 पार्ट भी इसका जा सकता है। थोड़ा लंबा-लंबा कविता है इसीलिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। पहला जो कविता है उसका नाम है साध, ठीक है? आज का जो पहला कविता है उसका नाम है साध। और आप अभी तक जान गए होंगे कि साध का मतलब क्या होता है खोरठा में, यानी कि मन की इच्छा। मन का साध होता है मन की इच्छा। आपको यह बात भी पता होना चाहिए, इसको भी थोड़ा-सा याद रख लीजिएगा कि जो साध कविता है उसकी रचना कब हुई थी? 1967 ईस्वी में। साध कविता जो है उसकी रचना कब हुई थी? 1967 ईस्वी में ए.के. झा जी के द्वारा लिखा गया है। और यहाँ पर साध का मतलब है इच्छा, यानी कि झा जी का इच्छा क्या है? झा जी एक कवि हैं, एक लेखक हैं और इन्होंने इस कविता में अपनी इच्छा को जाहिर किया है। इन्होंने कहा है, इस कविता में आप देखेंगे कि इस कविता के माध्यम से जो झा जी हैं अपनी इच्छा को व्यक्त कर रहे हैं और उनका कहना है कि एक कवि का, एक साहित्यकार का, उनके साहित्य में, उनके काव्य कर्म में, उनकी रचनाओं में जो है इस प्रकार से लोगों का जो दुःख है, लोग जो युगों-युगों से गुलामी की जंजीरों में बंधे हुए हैं, उस गुलामी से मुक्त कराने के लिए लोग के आंखों पर जो एक पट्टी पड़ा हुआ है, उस पट्टी को, अंधकार रूपी पट्टी को हटाने का काम जो है कवि कर्म से होना चाहिए, साहित्य कर्म से होना चाहिए। उनके द्वारा लिखे गए लेखों, उनके द्वारा लिखे गए काव्यों, उनके द्वारा लिखे गए रचनाओं में लोगों को रचनाओं के द्वारा लोगों का जन जागरण हो सके, लोग उनके रचनाओं से जागृत होएं और उनके आंखों पर, उन लोगों के आंखों पर जो एक अंधकार रूपी पट्टी पड़ा हुआ है उसको हटा करके लोग जागे और
उठ करके खड़े हो जाए, गुलामी के खिलाफ, गुलामी की जंजीरों को तोड़ करके अपना रास्ता खुद बनाए, अपना रास्ता वह खुद अख्तियार करे। तो यही है कवि जी, जो ए.के. झा जी है, उनकी इच्छा, और वह अपने काव्य कर्म से, रचनाओं से कह रहे हैं कि मेरी इच्छा है कि अरे मेरे रचनाओं, अरे मेरे कलम, जिस कलम से मैं लिख रहा हूं, मेरी यह इच्छा है कि तुम ऐसे करो, तुम ऐसे करो। चलो देखते हैं कि कैसे कैसे करने बोल रहा है। कहता है, कवि जी कहते हैं कि जगते जाइत के जखन जखन, कहता है जगत में, जगत यानी कि संसार में, जाइत यानी कि संसार के लोगों को, कहता है जगत में जो भी लोग हैं, समाज के लोग, जगते जाइत के जखन जखन, जब जब, संसार के लोगों को जब जब, चाहे चेंद के, चहट के, चेंद मतलब ठगी करके या फिर धोखेधड़ी से, चहट के जबरदस्ती, चाहे किसी भी प्रकार से, छतियाई दिले, छाती बहुत, छतियाई दिले मतलब छाती पर बैठ करके, अगर कोई आपके छाती पर बैठ करके, कहता है ना कलेजे पे दाल डलना, ठीक है? तो कहता है कि छाती पर बैठ के उसको छतिया दिया, छाती पर बैठ करके हुमच दिया, इस प्रकार से कि अब हम कुछ कर नहीं सकते हैं, हमारे ऊपर बैठ के हमारा शोषण किया जा रहा है, हम गुलामी की जंजीरों में बंधे हुए हैं, हमारे छाती पर वो लोग बैठ करके हमें छतिया रहे हैं, जो है एक तरह से क्या करते हैं कि हमें शोषित कर रहे हैं, हमारा शोषण कर रहे हैं। तो यहाँ पर है कि चाहे किसी प्रकार से, जब संसार के लोगों का जब जब, चाहे ठगी करके, चेंद का मतलब ठगी, या फिर धोखेधड़ी से, या चहट मतलब जबरदस्ती, ठग ठग करके जबरदस्ती उसको, उसका शोषण किया जाता है। और जिंदगी जमाना जुगुत में समिलात घवैल कैर के चिकन, कहता है, और जिंदगी जमाना जो यह संसार है, इसकी युक्ति में सम्मिलित होकर के, सम्मिलात मतलब शामिल होकर के एक घाव जो है उसको दे देता है, ठीक है? उसको एक घाव दे देता है, किसको? तो शोषित वर्ग को, समाज के शोषित वर्ग को शोषक वर्ग क्या करता है? एक घाव दे देता है उसको, क्या करता है? वही हो गया जगते जाइत के जखन जखन, ओइसन घाव के हे कलम, कहता है उस प्रकार का घाव जो उसको दिया जाता है, जो उसके दिल में एक घाव बनी रहती है, एक गुलामी का, जिससे वो निकलना तो चाहता है, लेकिन इतना शोषित हो चुका है कि वह आवाज नहीं उठा सकता है। और कवि के साहित्य कर्म से, उनका, कवि का साहित्य कर्म उन लोगों का, वैसे लोगों का आवाज बनना चाहिए, और उनका कलम, उस कलम जो है उसके गुलामी की बातों को, गुलामी के व्यथा को लिखना चाहिए। तो कहता है उस प्रकार के घाव को, ओइसन घाव के हे कलम, कलम मतलब जिस जिस कलम से कवि जी लिख रहे हैं, जो साहित्य कर्म लिखते हैं, तो कहता है उस प्रकार के घाव को हे मेरे कलम कैर दे तोय पटी महलम, कहता है उस प्रकार के घाव को हे मेरे कलम, हे मेरे साहित्य कर्म, हे मेरे काव्य, हे मेरे रचनाएं, उस प्रकार के घाव का तुम पट्टी मरहम कर दो, यानी कि जो उस पर घाव बना हुआ है युगों युगों से, उसका तुम पट्टी मरहम कर दो, उसका उपचार कर दो, उसका आवाज बनो तुम कलम, बोकैल मुहे छल छल गम गम, और क्या करो कलम कि अपने मुंह से तुम जो उसका दुख को, दर्द को पूरा बोलो, पूरा लोगों के सामने जाहिर करो, और उसको जगाओ, ताकि वह जगे, उठे और इस गुलामी के खिलाफ आवाज उठाए। आगे आगे देखिए, ओखनी काइल्हेक आस दई, कहता है ओखनी काइल्हे आस दही, चातल चीपल घसरत घूनल, देखते हैं आगे है कि नहीं। कहता है ओखनिक काइल्हेक आस, मतलब देखो, जब वही लोग, किन लोगों के बारे में बात हो रहा है? वही शोषित वर्ग के लोगों के बारे में बात हो रहा है कि उन लोगों का काइल्हेक आस, अगर आप कल का आशा करते हैं, अगर आप कल का आशा करते हैं, तो इसका सीधा सा मतलब है कि आप जिंदगी के बारे में कंफर्म है, आप अपना जीने की इच्छा रखते हैं। कहता है ना, अब मुझे जीने की इच्छा बिल्कुल नहीं है। तो अगर जीने की इच्छा नहीं है, तो हम कल नहीं देखना चाहते हैं। लेकिन हमें अगर भविष्य की इच्छा है, हमें अधिकारी बनने की इच्छा है, हम पढ़ाई कर रहे हैं, तो हमें कल का इच्छा है, भविष्य का इच्छा है, तो हमें क्या है? हमें जिंदगी जीने की, हमें जीवन का एक अच्छे जीवन का इच्छा है, आस है। अगर अच्छा जीवन ना हो, तो हमें क्यों ही जीना होगा, है ना? कहेंगे ना, किसी का जीवन खराब हो जाता है, डिप्रेशन में चला जाता है, तो कहता है अब जीने का इच्छा नहीं है, हमें कल की इच्छा नहीं है, हम आज ही मरना चाहते हैं। तो कहता है उन लोगों को कल का, यानी कि कल का नया सवेरा का, नया जिंदगी का आस दो। चातल चीपल घसरत घुनल, मतलब जो उसका जिंदगी जो है, चीप के घसरत मतलब घिसड़ रहा है, घून लग चुका है उसकी जिंदगी में। एक घून लगने का मतलब होता है पूरी तरह से अंदर से खोखला जिंदगी जो है, उस प्रकार की जिंदगी को, ठीक है? इसमें क्या है
कि देखते हैं। यहाँ पर जो है एक लाइन नहीं दिख रहा है, इसके ऊपर एक लाइन है जिसमें लिखा हुआ है कि निसास चातल चिपल घसरत घूनल, मतलब उसका जो इस प्रकार का ज़िंदगी है जो कि पूरी तरह से दब चुका है, पूरा तरह से उसका जो है घिसड़ रहा है ज़िंदगी, उसका ज़िंदगी जो है अंदर से खोखला हो चुका है, उसके पास कुछ नहीं बचा है। तो उस प्रकार की ज़िंदगी का जो कि आगे है, निसास रुकवा डहर ले उपशम। देखिए इसका पीडीएफ जो है आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। आप टेलीग्राम से वहां से इसके पीडीएफ को डाउनलोड करके उसे देख लीजिएगा। निसास रुकवा डहर ले उपसन, डहर ले उपसम। तो निसास रुकवा डहर मतलब यह है एक ऐसा रास्ता, एक ऐसा डहर का मतलब तो रास्ता होता है, और निसास रोकवा सांस रोक दम घोटने वाला जो रास्ता है उससे उपशम बाहर कर ले। ठीक है, जाने पारे आपन के आपन चेठा चिन्हा के, कहता है यहां पर यह है आपन के आपन चेठा चिन्हा के, मतलब वो लोग उस प्रकार के रास्ते से निकले, अपना जो उसका मान सम्मान, अपना जो पहचान है, चेठा चिन्हा मतलब अपना जो उसका पहचान है उसको जाने पारे, मतलब वह अपना पहचान को जान पाए, अपन वो क्या है अपने अस्तित्व को जान पाए, और कैर जिगिस्ता जतन मतलब अपने अस्तित्व को जान पाए और उसके लिए क्या करे, जिज्ञासा, चेष्टा और जतन करे, प्रयत्न करे और प्रयास करे। ठीक है, भुइये लेप्टाइल जिंदगी के लत के हिमायत हक सुझाई डड़ाई देहन, कहता है। और उसका जो जमीन में, भुइये का मतलब जमीन पर जो घिसड़ता हुआ रेंगता हुआ जो जिंदगी है, जो कि बहुत ही किसी प्रकार से चल रहा है, उससे जो उसको लत लग चुका है उस प्रकार की जिंदगी से, तो उसको उस प्रकार की जिंदगी से वह हिम्मत करके खड़ा होए और उसके खिलाफ खड़ा होकर अपना एक पहचान बनाए, अपने अस्तित्व के बारे में पहचाने। हे कलम, तुम ऐसा कुछ लिख दो, तुम ऐसा उसका आवाज बनो, तुम उसको जन जागृत करो, तुम उसे जगाओ, उसका आंख की पट्टी खोलो, ताकि वह गुलामी के जंजीरों को तोड़ करके बाहर निकले और अपने अस्तित्व को पहचान पाए, अपने अस्तित्व को जानने की चेष्टा करे, और जो उसका जिंदगी रेंग रहा है बुरी तरीके से, उसका जिंदगी पूरा तरह से, उसकी जिंदगी खोखला हो चुका है उसका जिंदगी, उस प्रकार की जिंदगी से हिम्मत करके बाहर निकले और खड़ा होकर कि अपने बारे में अपना हक मांगने के लिए खड़ा हो जाए। यही था यहां तक। अब देखते हैं आगे। जेमे मनेक मुराद ओखिनको मुस्काई, जेमे मनेक मुराद ओखिनको क्या बोलते हैं, ओखिनको, ओखिन का मतलब उन लोगों का, वही लोग जो शोषित लोग हैं, जो गुलामी की जंजीरों में बंधे पड़े हैं, जो बंधित हैं, जो कि वही वही लोग, तो उन लोगों का कहता है जेमे मनेक मुराद ओखिनको मुस्काई, कहता है जिसके बाद जो है जिससे ऐसा आप कर दोगे कलम, ऐसा आप कर दोगे साहित्य मेरा, ऐसा आप कर दोगे रचना, तो जिसके बाद क्या होगा, जिससे कि मन एक मुराद, यानी कि जो मन का इच्छा है, उन लोगों का मन का इच्छा या उन लोगों के मन का जो साध है वह क्या होगा, मुस्काई का मतलब अगर मन की इच्छा, आपका मन का जो इच्छा है वह मुस्क रहा है, खिलखिल उठा है, हंस रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि आपका मन का इच्छा पूरा हो चुका है। अगर आपके मन की इच्छा है अधिकारी बनना, आपके मन का इच्छा है जेएसएससी सीजीएल क्रैक हो जाए, तो क्या होगा, जैसे ही आप जेएसएससी सीजीएल क्रैक करेंगे तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, अगर हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो हमसे जरूर मिलने आएंगे, और आपका जो मन का इच्छा है, जब आप खुशी से प्रफुल्लित होंगे तो आपके मन का इच्छा खुश है, पूरा हो चुका है, तो कहता है जिससे कि उन लोगों का मन का इच्छा भी मुस्काए, हंसे, पूरा हो। कुछ केर मुचकी हंसी गुलारंग, वही हुआ कि उसका उसके मन का जो इच्छा है पूरा होए और मुस्काए, और उसके मुंह पे, उसके फेस पे, उसके चेहरे पर हंसी आए। ठीक है, वही घुल जाए, हंसी गुलारंग मतलब उसके चेहरे पर जो है एक हंसी का रंग घुल जाए। लरवाइत घसरइत नाय रहे, जे में आइज झमरल है जे जे रकम, कहता है। और उसका जिंदगी उस प्रकार से ना रहे, लरवाइत का मतलब कि उस प्रकार से कमजोर टाइप से जो दिखता है, लरवा गया है, कमजोर टाइप से, जिसमें कुछ ताकत नहीं बचा है, जो कि अगर किसी के पास कुछ ताकत नहीं बचा है चलने का तो वो क्या होगा, घसरेगा, है ना। तो अगर जिंदगी जो है बहुत बेकार बेजान हो चुका है, तो वही जिंदगी को कहता है लरवायत और घसराया हुआ जिंदगी, उस प्रकार का जिंदगी नहीं रहे जिस प्रकार से कि आज उसका जिंदगी मुरझाया हुआ है। झमरल का मतलब मुरझाया हुआ है, इस प्रकार से ना रहे, उसका जो इच्छा है वह भी पूरा होए, उसके मन पे, उसके मन की खुशी जो है, उसका मन का इच्छा उसके चेहरे से जाहिर हो, और वो लोग के चेहरे पर एक हंसी का रंग घुल जाए। यही है इस कविता का अभी तक का सार। आगे है,
अकबकाई के, अकबकाने का मतलब समझ रहे हैं ना? जब कोई अकबका जाता है तो इसका मतलब क्या है? वो बहुत परेशान हो जाता है, उसे कोई रास्ता नहीं दिखता है, तो अकबकाई के, थरमराई के, थरमराई का मतलब कि घबरा करके, अकबका करके, घबरा करके, चाइरों बाटे विरोध विषम, वह लोग जो कि शोषित हैं, वह लोग क्या करे, उस शोषण के खिलाफ, उसका विरोध के लिए वह खड़ा हो उठे, चारों ओर जो शोषण हो रहा है, उसके चारों ओर क्या करे, वह विरोध के लिए खड़ा हो जाए, उठ खड़ा होए, ऐसा साहित्य की रचना जो है, साहित्य कर्म के द्वारा ऐसा आवाज बनो हे कलम, तुम ऐसा बोल रहा है कलम को। कहता है आलिस अंधार पाई के झमझम, कहता है आलिस अंधार पाई के झमझम, बाढ़त गढ़त चढ़त। देखो, आलिस अंधार का मतलब एक अंधेरा, आलस्य रूपी, जैसे कि कहते हैं ना कि आप अपने आलस्य को त्यागो, तभी जाकर के क्या होगा, आलस्य क्या है, अंधेरा है, और आलस्य के बाद जब आप पुरुषार्थ करेंगे तो वह एक क्या है, प्रकाश है, और पुरुषार्थ करेंगे जब जाकर आपको क्या होगा, आपके अपने लक्ष्य की प्राप्ति होगी। बिना पुरुषार्थ के आपको अपने लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो सकती है। तो वही कह रहा है कि आलस्य रूपी अंधकार से वो क्या करे, बाहर होए, अंधकार को क्या करे, लात मार के उससे बाहर होए, और क्या करे, अपने पुरुषार्थ से बढ़े, गढ़े, बढ़ने का मतलब कि आगे बढ़े, उस विरोध करके आगे बढ़े खुद को, गढ़ने का मतलब अपनी गाथा खुद लिखे, एक अपना रास्ता तैयार करे, ठीक है, एक अपना रास्ता, अपने से अपना एक रास्ता तैयार करे, और उस रास्ता पर चढ़े और आगे बढ़े उन्नति की राह पर। देख आपन जो सही रकम, कहता है कि देख आपन जो सही रकम, दमगर तरी आपनों में दम, मतलब यहां पर यह है कि दमगर की तरह, एक ताकतवर की तरह, मतलब उसके पास अपना कुछ है, इस प्रकार का दमगर की तरह, एक ताकतवर की तरह वह अपने आप को देखे, अपने आप को समझे, और क्या करे, आगे बढ़े, और पूरा दम से, पूरा ताकत से इस विरोध के खिलाफ खड़ा होकर के तैयार हो जाए। तो हे कलम, तुम इस प्रकार से कुछ कर दो, ताकि वैसे लोग जो हैं, वैसे लोग जो शोषित हैं, जो गुलामी की जंजीरों में बंधे हुए हैं, जिसका जीवन पूरी तरह से मुरझाया हुआ है, उसका जीवन जो है घिसड़ रहा है, बेजान हो चुका है, अंदर से खोखला हो चुका है, वैसे लोगों का तुम आवाज बनो हे कलम, और उसके लिए कुछ करो, ताकि जब जब इस संसार में जो लोग हैं, उसको जब जब ऐसा आलस्य, जो ऐसा गुलामी का जंजीर से बांधा जाए, तो वह उठ करके खड़ा हो जाए इस काव्य रचना के माध्यम से। तो साहित्य कर्म का एक मेन उद्देश्य जो है, एके झा जी ने यही बताया है। यह था साध, मतलब एके झा जी का इच्छा। अब अगला कविता अगर आपको समझ में आया तो चलिए आगे देखते हैं। अच्छा, ये तो हो गया ना, दमगर तरी आपनों में दम, जगते जायत के जखन जखन, ये तो हो गया, यही कविता था। अब हम लोग देखते हैं कविता कांदना। कविता कांदना, दोस्तों, इस कविता का कांदना का मतलब क्या है कि कविता का रोना, ठीक है, कविता का रोना। कवि जी एके झा जी ने इस कविता को लिखा है, और इसके माध्यम से वह कहने की क्या कोशिश कर रहे हैं, हम थोड़ा सा अच्छे से समझेंगे, बारीकी से समझेंगे, क्योंकि इनके कविता का थोड़ा सा रस रहस्य जो होता है वो थोड़ा कठिन होता है समझने में, इसीलिए धीरे धीरे समझिए। देखिए, कविता कानना का मतलब यह है कि कवि जी कह रहे हैं कि कविता का मतलब यह जो काव्य रचना है, यह जो पूरा एक वर्ग है साहित्य कर्म का, यह जो पूरा एक वर्ग है साहित्य संसार का, साहित्य जगत का, तो उसमें से जो उसको दिखाया जा रहा है कि वह साहित्य जगत जो है, साहित्य जगत या फिर पूरा जो काव्य रचना है, उसका रोना, वह जो साहित्य जगत है, जो जिस प्रकार का, उसका उसका रोना, कांदना का मतलब उसका रोना। कहता है कि साहित्य जगत में आज क्या लिखा जा रहा है, साहित्य जगत में आज क्या लिखा जा रहा है, काव्य रचनाओं के माध्यम से क्या कवि जो हैं या साहित्यकार जो हैं वह क्या लिख रहे हैं, तो उनके द्वारा लिखा गया साहित्य वह रो रहा है कि जो साहित्य कर्म आज हो रहा है, उसमें केवल पुराने ज़माने के जो ट्रेडिशनल कविताओं को, साहित्य को फ़ॉलो किया जा रहा है, भक्ति को दिखाया जा रहा है, ठीक है? तो उस प्रकार से मतलब उसमें दिखाया जा रहा है साहित्य को, लेकिन अभी का जो समाज है, वह बहुत ही बुरे तरीके से अन्य जो समाज का अन्य कुछ समस्याएँ हैं, गंभीर समस्याएँ हैं, उसको लेकर के जूझ रहा है समाज, लेकिन कोई उसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहा है। तो वही कह रहा है कि कविता रो रहा है, और रो-रो करके पूछ रहा है समाज से कि तुम्हें इस टाइप का साहित्य चाहिए, या फिर वैसा साहित्य चाहिए जिसमें कि एक समाज का जो करंट, या फिर यह बोले जो समाज का
वर्तमान स्थिति है, उसके स्थिति को, उसके दुर्दशा को उसमें प्रतिबिंबित किया जाए, उसमें उसकी झलक हो साहित्य में। तो यही पूछा जा रहा है, आपने समझ लिया, अब हम लोग देखते हैं। कहता है, कविता पूछ रहल है सबसे, खोजा हाथ तोहरीन की हमर से। कविता जो है, यानी कि जो साहित्य कर्म है, जो साहित्य संसार है, जो काव्य रचनाएं हैं, वो सारे के सारे चिल्ला चिल्ला करके पूछ रही है सबसे, इस पूरे संसारवासी से, जगतवासी से, समाज के लोगों से पूछ रहा है वो कि तुम लोग हमसे क्या खोज रहे हो, तुम लोग हमारे अंदर क्या ढूंढ रहे हो, बताओ तुम्हें हमसे क्या उम्मीद है, किस प्रकार का साहित्य तुम खोज रहे हो। एके ठिनेक भक भक आलोय, सौ सोई नजर ठिकरवा। कहता है, आर सई एक एक भटियाली, गोटे गोटे बेरा बितवा। कहता है कि तुम लोग हमसे क्या चाहते हो, किस तरह का साहित्य, क्या इस तरह का साहित्य चाहते हो कि बस तुम जो है एक जगह में कोई ऐसा साहित्य है जहां से क्या है कि उसके साहित्य के जो जैसा लिखा गया उसके भक-भक मतलब जगमग करता हुआ, जगमग भक-भक का मतलब बहुत ज़्यादा जब लाइट हो जाता है तो गाँव में कहता है भक-भक लाइट जल गया, ठीक है? पूरा एकदम आँख जो है वो उस लाइट में जब भक-भक लाइट हो जाता है तो आँख जो होता है वो थोड़ा-सा चौंधिया जाता है, उस लाइट के प्रकाश में। तो वही आलोय का मतलब आप जानते हैं ना, प्रकाश होता है। तो उसके प्रकाश में जो है आँख चौंधिया जाता है और उसको देखने वाला क्या है, सौ-सौ नज़र ठिकरवा, ठीक है? सौ-सौ नज़र ठिकरवा। तो इस प्रकार का साहित्य आप खोजते हैं जहाँ पर कि केवल केवल क्या है कि कुछ भक्ति रस को दिखाया गया है, श्रृंगार रस को दिखाया गया है। कवि जो है यानी कि वहाँ पर कोई किसी समस्या का बखान नहीं किया जा रहा है, केवल जो पीछे से चला आ रहा है, कुछ मतलब मन को जो लुभाए या फिर खुद का प्रशंसा जिसमें दिखाया जा रहा हो, एक बड़ाई जो दिखाया जा रहा हो, जिसका बड़ाई किए जा रहे हैं और उस टाइप के साहित्य जो है किए जा रहे हैं और उसी बड़ाई में, उसी का झूठ-मूठ का प्रशंसा, एक-एक भटियाली, गोटे-गोटे बेरा बितावा। तो उसी के झूठ-मूठ जैसा प्रशंसा जो साहित्य कर्म में किसी एक खास वर्ग का दिखाया जा रहा है, उसी में पूरा समय हम बिता दें। क्या हमसे तुम ऐसा साहित्य का डिमांड कर रहे हो? तो साहित्य कविता जो है यह पूछ रहा है जगतवासी से कि क्या तुम्हें ऐसा कविता चाहिए जिसमें कि कोई समाज से रिलेटेड उसमें कुछ बात नहीं हो, बस पीछे के समय का कुछ एक ऐसा प्रशंसनीय कुछ उदाहरण है या फिर कुछ कविता है, काव्य है, जिसमें कि समाज की समस्याओं का बखान नहीं किया गया, उसके समाधान का बखान नहीं किया गया है, बस उसमें केवल किसी एक वर्ग का प्रशंसा है। तो उसी के इर्द-गिर्द जो है झूठ-मूठ के प्रशंसा में हम लोग घूमते रहें और समय बिता दें। आर हम कविता धैर्य बाँध के इतने में कहबे हाँसे और गावे। और फिर हम क्या करेंगे कि कविता को बाँध छीन देंगे, मतलब यही इसी जगह पे बस उसी टाइप की कविता को, उसी टाइप के साहित्य को आप सुनिए और उसी में आप क्या कीजिए, हँसिए, गाइए, जो भी करना है कीजिए, मतलब झूठ-मूठ का प्रशंसा कीजिए, हँसिए, गाइए, ठीक है? उसी प्रकार से करेंगे। क्या ऐसा चाहते हैं? फिर कहता है कि कविता पूछ रहल है सबसे, खोजा हाथ तोहरीन की हमर से। फिर कविता पूछता है कि बताओ, कविता जो तुम लोग से पूछ रहा है कि तुम लोग क्या चाहते हो हमसे? क्या यही चाहते हो कि इस प्रकार से हो या फिर कुछ और चाहते हो? चलिए देखते हैं। कविता ओइसन यहाँ पर ठीक है, देख लेते हैं। कहता है, कविता पूछ रहल है तोहसे वही सब, ओइसन बोड़ गाछे की माइन जकर पसरल छैरेक मैधे हजारों सुर डोहरा लरवाए। कहता है कि और कविता जो है वही बांध-बांध के चल दें या ये मतलब तुम लोग इसी में गाओ या फिर कुछ करो। फिर बोल रहा है कि बताइए उस प्रकार का बड़े पेड़ का बोड़ गाछ, उस प्रकार के बोड़ गाछ मतलब उस प्रकार के बड़े पेड़ का क्या मान है, क्या महत्ता है, क्या महत्व है जिसके पसरे हुए जैसे कोई पेड़ है और उसके पसरे हुए छाए में, ठीक है? मतलब उसका पूरा जो एक छाया जो वो देता है और उसके छाँव के नीचे जिसके छाँव के नीचे उस प्रकार के पेड़ का क्या महत्व है, क्या मान है, जिसके छाँव के नीचे जिसके छाया में जो है हज़ारों हज़ार सुर डोहरा जो है वो क्या हो लरवा जाए या फिर उसके उसमें कोई जान ही ना बचे। मतलब अगर आप किसी पेड़ के छाया में जाते हैं तो आप क्या सोचते हैं कि हमें थोड़ा-सा शीतलता हो मिले, शांति मिले। अगर आपको ऐसा नहीं मिले मतलब चारों ओर गर्मी फैला हुआ है और आप जब उस पेड़ के नीचे जाएँगे, वहाँ भी आपको शांति ना मिले, तो बताइए उस प्रकार के पेड़ का क्या मान है? तो वही पूछ रहा है कविता कि कविता में यही चीज़ दिखाया जाए कि बहुत बड़ा साहित्य कर्म है, काव्य जगत बहुत बड़ा है, लेकिन उसमें समाज के जो समाज का जो समस्या है, प्रेज़ेंट सोसाइटी का जो समस्या है, जो गंभीर समस्या है, उसका कोई बखान नहीं है। उसके उसके समाज में उस दुर्दशा की कोई प्रतिबिंब नहीं झलकता है।
ठीक है? और वहाँ समाज के लोग हैं ऐसे ही गुलामी की जंजीरों में भूखे प्यासे मर रहे हैं। लेकिन उस साहित्य को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, तो बताइए उस तरह के साहित्य का क्या मान है, क्या महत्ता है, जो अपने लोगों के बारे में बात ना कर सके, अपने लोगों के दुःख दर्द को बयाँ ना कर सके, वही यहाँ पर बताया जा रहा है। कहता है वो मोराई डोमिनी डेमनी से की वफा, वो मोराई डेमनी से की वफा, जब हिंदे हुंदे कते कते लाख मोरहत भूखे पटपट टवाई। कहता है कि वो मोराई डेमनी का मतलब यहाँ पर यह है जहाँ पर कि एक बर्तन टाइप से होता है जिसमें कि अनाज धन वगैरह क्या है कुछ पैसा वगैरह रखा जाता है भर भर के। ठीक है, तो कहता है जो आपने भर भर के पैसा रखा हुआ है, जो अनाज रखा हुआ है, उससे क्या वफा, उससे क्या फायदा है, जबकि आपके पास रखा हुआ है बहुत सारा धन है, अनाज है, लेकिन आपके चारों ओर हिंदे-हुंदे मतलब आपके इधर-उधर जो आपके आस-पास के कितने-कितने लाख लोग जो हैं वह भूख से मर रहे हैं। भूख से क्या कर रहे हैं? टव्वा रहे हैं, मतलब भूख बहुत ज़्यादा लगा हुआ है लेकिन उसे कुछ मिल नहीं रहा है। तो उस प्रकार का धन का क्या मतलब है? उस प्रकार के अनाज का क्या मतलब है? बताइए। मतलब यहाँ पर यह है, कविता को इससे कंपेयर करके साहित्य कर्म को इससे कंपेयर करके दिखाया जा रहा है कि इस प्रकार का साहित्य चाहिए जिसमें किसी एक वर्ग का प्रशंसा दिया गया है। बस आप उस कविता को सुन करके, साहित्य को सुन करके बस खुश हो जाइए। लेकिन उसमें समाज के लोगों का दुःख दर्द का समस्या का समाधान, ना ही समस्या के बारे में कुछ लिखा गया है। तो वैसे काव्य का क्या वैल्यू है, वैसे काव्य का क्या महत्ता है, यही ए.के. झा जी हमें कहने की कोशिश कर रहे हैं। "मिंतुक तोहिन घाटबे हमरा", मिंतुक तोहि घाटबे हमरा, फिर घाटबे का मतलब क्या है? साहित्य जो है, कविता वह बोल रहा है, फिर भी तुम लोग हमें क्या कहोगे? तुम लोग हमसे पूछोगे या फिर यहाँ पर है कि मतलब यहाँ पर है कि मिंतुक, लेकिन तुम लोग क्या करोगे? साहित्य वर्ग साहित्य जो जगत है वह लोगों से पूछ रहा है, मिंतुक तोहिन, तुम लोग जो है घाटबे हमरा, तुम हमसे पूछोगे, तुम हमसे कहोगे, तुम हमको बोलोगे। क्या बोलोगे करने के लिए? मतलब अगर हम साहित्य में हम कुछ काव्य लिख रहे हैं, जो हम लिखेंगे काव्य रचना में, वो हम काव्य को बोल रहे हैं, साहित्य को बोल रहे हैं, रचनाओं को बोल रहे हैं, ठीक है? तो वही कह रहा है, तुम हमको क्या बोलोगे करने के लिए? कि राजा दशरथ आदिक बड़ाई करो, मतलब यही हुआ ना कि किसी एक वर्ग का प्रशंसा करो, उसके पौराणिक कथाओं को सुन-सुन करके खुश हो, लेकिन समाज का जो प्रेज़ेंट स्थिति है, उसको उसमें कोई झलक नहीं दिखाई दे रही है। तो वही कह रहा है कि तुम हमको क्या कहोगे कि राजा दशरथ जैसा जो ऐसा राजा का क्या करो बड़ाई करो, गुणगान करो, उसके बारे में बखान करो, उसका प्रशंसा करो और कृष्णेक अहदी लूहजड़ लीला में उसका बखान करो, मतलब कृष्ण का जो कृष्ण लीला है, जिसमें कोई फ़ायदा इनको नहीं दिख रहा है कि उस तरह से क्या है, कुछ समाज में कुछ सीखने को नहीं मिल रहा है। लेकिन मेरे हिसाब से यह मैं नहीं कह रहा। तो कहता है कि कृष्ण का आदि लूझड़ जो इसमें कोई फ़ायदा नहीं है, उस तरह का लीला का बखान करने कह रहे हो, साहित्य में तुम लोग इस प्रकार से लिख रहे हो, तो क्या तुम हमसे चाहते हो? साहित्य जो है आज रो रहा है, कविता आज रो रहा है कि समाज के जो एक ऐसा वर्ग है, जो शोषित वर्ग है, उसके बारे में आज कोई समस्या, कोई समाधान जो है साहित्य में नहीं दिख रहा है, तो तुम लोग हमसे यही चाहते हो क्या? साहित्य पूछ रहा है लोगों से। और आगे कविता रो-रो करके कह रहा है, कविता साहित्य जगत है, जो रो-रो करके कह रहा है, आगे क्या कह रहा है सुनिए कि "खोइन माखल भीजल बोड़ घरेक चिकन चाकन चीटा चेहरा में", मतलब खोइन माखल रक्त, रक्त से सना हुआ, रक्त से भीगा हुआ बड़ घर, मतलब ऐसा घर, यहाँ पर बोड़ घर का मतलब यह है जो समाज, जो लोग जो है छोटे लोगों का, गरीब घरों का, गरीब लोगों का शोषण करके, उसको शोषण करके उनको उनके खून को चूस करके, मतलब इस तरह से शोषण इस तरह से करा किया है कि अल्टीमेट लेवल का शोषण किया है और अपना धन संपत्ति को बढ़ाया है। तो यहाँ पर कह रहा है कविता रो-रो करके कि रक्त से भीगा हुआ, रक्त से सना हुआ उनके घर में रक्त का जो छाप है, उस प्रकार के बड़े घर में सेठ, साहूकार जो कर्ज देते हैं, जो हम लोगों ने बात किया था इससे पहले जो गाँव में होता है, महाजन उस तरह के जो बड़ घर है, उसके बारे में बात किया जा रहा है। चिकन-चाकन, चीटा चेहरा में, मतलब चिकन-चाकन जब बड़े घर में क्या होता है, लोग अच्छे से रहते हैं, सज-सवर के रहते हैं, तो चिकन-चाकन, चीटा चेहरा में ऊ सभे केचर-केचर ठावे, कहता है उन सब के कच-कच, देखिए जो जितना बड़ा घर उतना ज़्यादा वहाँ पर क्या होता है कच-कच वगैरह होता है, लड़ाई-झगड़ा है। जहाँ पर लड़ाई-झगड़ा है, जहाँ पर कि शांति नहीं है, कलह है, कलेश है, देखिए जहाँ पर जितना ज़्यादा धन
जितना ज़्यादा लूट-खसोट होगा और उसका धन जितना ज़्यादा संचित करके रखा जाएगा, वहाँ पर उतना ही अशांति फैली रहेगी, उतना ही वहाँ पर कलह, कलेश, कच-कच होगा। तो वही कह रहा है उस तरह की जगह में जहाँ पर कि दुहरे और चूसे के पेशा में, जहाँ पर कि दुहने का मतलब शोषण करने का, लोगों को दूह देता है, ऐसा सुने होंगे आपने। तो वही है, लोगों को जहाँ दुहने का, चूसने का व्यवसाय चलता है, बिज़नेस चलता है, वहाँ पर पेशा होता है उस तरह के, जहाँ पर कि उस सभे खीसा भोग विलासे के, जहाँ पर कि भोग विलासिता का कहानी चल रहा है, जहाँ पर कि भोग विलासिता का कहानी चल रहा है, एहे थान देले हमर निवासिक। और उस तरह के जगहों पर ही हमारा आज तुमने क्या किया है, साहित्यिक जगत जो है, साहित्य समाज जो है, साहित्य कर्म जो साहित्य रचनाएं जो है, वह चीख चीख करके लोगों से कह रही है कि उस तरह की जगह में तुमने आज हमारा निवास दे दिया है, वहां तुमने कहा मुझे रहने के लिए। तो साहित्य जो अब जो कविता है, जो साहित्य रचना है, जो काव्य रचना है, वह आगे रो-रो करके क्या पूछ रही है, क्या कह रही है लोगों से स क और कविता जो है, साहित्य काव्य रचना किससे पूछेंगी? समाज के लोगों से जो काव्य रचना करते हैं, कवि से, लेखक से, जो कि काव्य को लिखते हैं, रचनाओं को लिखते हैं। और कवि क जो कविता है, वह रो-रो करके पूछ रहा है कि तुम लोग केवल किस तरह का साहित्य लिख रहे हो? क्या चाहिए तुम लोग को हमसे? क्या तुम हमें समाज के एक ऐसे वर्ग का समस्या को नहीं दिखा सकते हो अपने कलम के माध्यम से? एक ऐसा साहित्य की रचना, एक ऐसा कविता की रचना नहीं कर सकते हो जिसमें समाज के एक ऐसे शोषित वर्ग का, एक दुखी वर्ग का जिसमें कि स्थिति को दर्शाया जा सके, उसमें प्रतिबिंबित हो, वैसा एक झलक हो उसमें जिसमें कि समस्या भी हो, समाधान भी हो, केवल एक ऐसे वर्ग का उसमें बखान ना हो, प्रशंसा ना हो, एक झूठा प्रशंसा ना हो। क्या हम तुम लोग इस तरह से करते रहोगे? कवि से पूछता है, रो-रो करके अपनी व्यथा को बता रहा है। वो देखिए क्या है कि हम साहित्यिक सोवांग नखे, कविता जो है पूछ के मतलब बोल रही है, क्या हम साहित्य का, सोवांग का मतलब है अंग, जैसे कहता है ना कि मेरा सवांग, मेरा अंग जो है धीरे-धीरे कमज़ोर हो रहा है, तो कहता है, क्या हम साहित्य का अंग नहीं हैं? हमर साहित्य भाव से संग नखे, क्या हमारा साहित्य के साथ कोई संबंध नहीं है, रिश्ता नहीं है क्या? या फिर साहित्य के साथ हमारा कोई भाव नहीं है क्या? रहे के खातिर सब लोके के संगे, क्या पूरे लोक के साथ मतलब इस समाज में जितने भी लोग हैं, इस समाज में जितने भी लोग हैं, चाहे वह छोटा हो, बड़ा हो, नीचे हो, ऊपर हो, छोटी जाति का हो, उच्च जाति का हो, सभी वर्ग के लोगों के साथ रहने का क्या हमारा हक नहीं है क्या? जो तुम लोग एक वर्ग को लेकर के केवल लिखते हो, पुराने समय से जो चला आ रहा है, उसी को लिख रहे हो, क्या हमें उस तरफ के लो के बारे में कभी नहीं लिखोगे? कविता यही पूछ रहा है। आगे देखिए वही है कि रहे खातिर सब लोके के संगे, आटा-पाटा पावे क हक नखे, मतलब आटा-पाटा का मतलब उन लोगों का क्या स्थिति है, उन लोगों के पास खाने को कुछ है या नहीं, उन लोगों की स्थिति क्या है, जो गरीब हैं, ठीक है? उस तरह का क्या हमें मतलब उसके हाल-चाल को पूछने का क्या हमें हक नहीं है? बताओ, कवियों से पूछा जा रहा है, कवि लेखक से पूछा जा रहा है, कहता है, "कते दिन ले कंदाई रहल ह, कते दिन ले कंदाई रहल ह।" मतलब तुम लोग मुझे कितने दिनों से रुला रहे हो इस तरह के साहित्य को करके जिसमें कि समाज का एक वर्ग उपेक्षित है, उसका तुम तो ज़िक्र ही नहीं करते हो। काव्य जो है कविता है, यह रो रहा है, यही कहता है। अब आप लोग आगे कविता जो कह रहा है, साहित्य कह रहा है, काव्य रचना आगे कवियों से, लेखकों से पूछ रहा है, रो-रो करके, चीख-चीख करके पूछ रहा है कि देखो, तुम लोग मुझे कितने दिनों से रुला रहे हो, खामख़याली यानी कि जो काल्पनिक रचनाओं को, काल्पनिक कविताओं को, काल्पनिक कहानियों को, काल्पनिक साहित्य को तुम लोग क्या कर रहे हो, काल्पनिक खामख़याली चेंदाई रहल है। चेंदाई का मतलब क्या है? ठगना, धोखा देना। तो खामख़याली काल्पनिक कविताओं के माध्यम से मुझे ठग रहे हो, मुझे ठगने का काम कर रहे हो, लोगों को ठगने का काम कर रहे हो। स्वार्थी ठुरकी बनाई समेट के जोई रहाय एक मुठा स्वार्थे, कहता है एक मुट्ठा स्वार्थ के लिए, अपने धन दौलत कुछ भी के लिए थोड़ा-सा स्वार्थी बन करके, स्वार्थी हमें बना दिए हो, मुझे ठुरकी बना दियो यानी कि छोटा बना दियो, ठुरकी का मतलब छोटा बना दिया। जब साहित्य जो है किसी एक वर्ग के बारे में ही लिखा जा रहा है, काव्य किसी एक वर्ग के काल्पनिक काव्य रचनाओं के बारे में लिखा जा रहा है और समाज के जो एक बहुत बड़ा वर्ग है, जो उपेक्षित है, शोषित है, उसके बारे में तो तुम लिख ही नहीं रहे हो। क्या हमारा साहित्य, मैं साहित्य का अंग नहीं हूँ, जिसके साथ कि मैं पूरे लोगों का, पूरे समाज का आवाज़ बन सकूँ? नहीं है, मुझे समेट दिए हो, मुझे छोटा बना दिया
दिए हो, मुझे भी उपेक्षित करके रख दिए हो। मुझे इस तरह का साहित्य नहीं चाहिए जिसमें कि जो कलम जो है शोषित, उपेक्षित वर्ग के बारे में चीख-चीख करके किसी को समाज को ना बता सके, उसको जगा ना सके, उसको जागृत ना कर सके। तो यही कविता रो-रो करके कवियों से, लेखकों से पूछ रहा है कि "जोइ हाय एक मुठा स्वार्थे" कविता पूछ रहल है रो-रो करके कवियों से, लेखकों से कि ऐसा क्यों कर रहे हो? तो क्या आपको बहुत अच्छे से समझ में आया कविता? एक बार इसको सुनिएगा और इसके जो कठिन वर्ड्स हैं उसको भी ध्यान से लिख लीजिएगा, ठीक है? कहीं पर और इस तरह से हो जाएगा। अब चलिए आगे। अगला जो कविता है भारतेक मोहड़ा, भारतेक मोहड़ा 1 और भारतेक मोहड़ा 2 है। देखिए थोड़ा लंबा-लंबा कविता है, ठीक है? तो इसको समझिएगा, मैं अच्छे से समझा भी रहा हूँ। कहता है भारतेक मोहड़ा, भारत का मोहड़ा का मतलब क्या है? भारत का मोहड़ा, भारत का चेहरा, भारत देश का चेहरा एक और भारत देश का चेहरा, तो भारत का जो स्थिति है, भारत का इस कविता के माध्यम से भारत देश का इसमें चित्र को का प्रस्तुतिकरण किया जा रहा है। पहली कविता में एक गरीब भारत का इसमें जो है एक एक भारत का जो 2 वर्ग है, एक गरीब और एक अमीर, तो इसमें जो है गरीब लोगों का मतलब चित्रण किया जा रहा है भारत देश में। और भारत एक मोहड़ा वन जो है इसको इसको कब लिखा गया था, रचना इसकी कब हुई थी? सन 1969 में और इससे पहले जो हमने देखा था कविता कांदना वह 1967 का था। तो आपको यह भी थोड़ा-थोड़ा याद रखना है। कविता कांदना 1967 भारतिक मोहड़ा 1 1969 1969 तो इसके बारे में हम लोग देखते हैं कि क्या इसमें कहने की कोशिश की जा रही है। यह जो भारत एक मोहड़ा एक मैंने इसके बारे में बताया कि भारत का चेहरा यानी कि भारत का जो चित्र है और कौन से भारत का कहता है कि भारत का इस काव्य के माध्यम से कवि जी जो कहने का कोशिश कर रहे हैं कि भारत जब से आज़ाद हुआ है उसके बाद से जो भारत का एक चेहरा है दो तरह के भारत बसते हैं यहाँ पर एक जो अमीर भारत है जिसमें लोग एक वर्ग के लोग होते हैं ठीक है एक बड़ा घर का उस तरह का और एक गरीब भारत ठीक है तो कहता है कि इस तरह के भारत का चित्रण यहाँ पर किया गया है, इसका कौन सुनेगा, है ना? ये गरीब भारत और गरीब भारत में भी किसका तो आदिवासी हम लोग जो झारखंड के लोग हैं, जो झारखंड के आदिवासी हैं, उनका इस कविता में जो है एक बहुत ही दुःख भरा चित्र को, ठीक है? गरीबी को यहाँ पर दर्शाया गया है कि भारत का एक चेहरा यह भी है, आज़ादी 1947 में मिली और आज जाकर आज़ादी के इतने साल हो जाने के बाद भी, आज भारत का चेहरा क्या है? भारत का चित्र क्या है? भारत का दृश्य कैसा है? इमेज कैसा है? आप देखिए, इस चेहरे से भी आप अनभिज्ञ ना रहे, इसको भी आप जानें। देखिए क्या कह रहा है? कहते हैं, "ई लाई आदि माड़ल ठाव" मतलब यह झारखंड के बारे में कहा जा रहा है, झारखंड की धरती के बारे में कहा जा रहा है कि यह जो है एक आदि माड़ल जगह है, ठीक है? मतलब आदिवासी लोगों का यह जगह है। आदि माड़ल ठाव कहल इस धरती को झारखंड की धरती को कहा गया है। उसके बाद मोरल मन मथा धरल ठाव, मोरल मन मथा धरल ठाव मतलब यहाँ के लोगों का जो मन है, वो मर चुका है। मतलब इतने व्यथित हैं, इतने दुःख से ग्रसित हैं लोग इतने गुलामी की जंजीरों में बंधे हुए हैं, उनका जो जीवन शैली है वो मर चुका है, वो ज़िंदा होते हुए भी उनका मन जो है, उनका आत्मा मरा हुआ है, केवल उसमें जान है, केवल वह ज़िंदा है, लेकिन वह जो कहते हैं कि रियल मायने में उसका मन, आत्मा जो है वह ज़िंदा नहीं है। मोरल मन और मथा धरल टाव मतलब जो ज़मीन पर उसका सर है नीचे की ओर झुका हुआ है, यह है ऐसा देश, यह है ऐसा जगह झारखंड के बारे में, झारखंड के आदिवासियों के बारे में, जंगलवासियों के बारे में बात कह रहा है। यहाँ मतलब यहाँ गरीबी को दर्शाया जा रहा है। झारे पाते भोरल ठाव देखो ये जो झारखंड में जंगल झार है, झार, पत्ता, जंगल, झार, पत्ते ये पूरा का पूरा यह जगह जो है उससे भरा पड़ा है, प्राकृतिक वादियों से भरा पड़ा है। धने ताओ कोकचल ठाव और यहाँ पर जो झारखंड की धरती के अंदर जो प्राकृतिक संपदाएं हैं जो कहा जा सकता है कि जो खनिज मिनरल्स हैं वो बहुत ज़्यादा यहाँ पर है धन संपत्ति की यहाँ कोई कमी नहीं है लेकिन यहाँ के लोगों का मन मरा हुआ है सर जो है नीचे झुका हुआ है गरीबी में उसके मन को मार दिया है तो वही कहता है कि धन तो भरा है खचखच भरा हुआ है यहाँ प्राकृतिक संपदा भरा हुआ है लेकिन यहाँ की क्या स्थिति है देखिए
देखा ई जाहत बेचे काठी, जनी गुली ढांगी ठुरकी नाटी। मतलब यहाँ की जो लेडीज़ हैं, यहाँ की जो महिलाएँ हैं, यहाँ की जो औरतें हैं, वो जो है मार्केट में, बाज़ार में काठी यानी कि लकड़ी बेचने जाती है। और लकड़ी क्यों बेचेगा कोई? आप लकड़ी बेचने जाते हैं या कोई और लकड़ी बेचने जा रहा है? नहीं ना। अगर कोई जा रहा है लकड़ी बेच कर के अपने घर को चला रहा है, अपने घर का जीवनी को, अपने बाल-बच्चों को लकड़ी बेच कर के खिला रहा है, तो आप बताइए उसकी स्थिति कैसी रही होगी? तो भारत का यह एक चित्र है, भारत का यह एक चेहरा है, यह भी एक चेहरा है, आप इसे देखें। तो यहाँ की जो औरतें हैं, जो महिलाएँ हैं, वह अपने बाल-बच्चों को खिलाने के लिए लकड़ी बेचने जाती हैं। जनी-गुली मतलब वो जो एक महिला वर्ग को यहाँ पर इंगित किया जा रहा है। ढांगी, ठुरकी, नाटी मतलब छोटी हैं, ढांगी मतलब इस तरह का महिलाओं के बारे में कहा जा रहा है कि इस प्रकार से यहाँ की जो महिलाएँ हैं, वो ढांगी, ठुरकी, नाटी इस तरह का है। अगला देखिए, गाते एगो चिकट चेथरा, यही सब औरत के बारे में कहा जा रहा है कि गाते शरीर पर उसका एक क्या है, चिकट का मतलब बहुत ही मैलछा तेल वाला तैलीय जो कपड़ा होता है, बहुत दिनों से जो धुलाया नहीं है, उस प्रकार का उसके पास चेथरा है। कपड़ा भी नहीं, चेथरा क्या होता है? जो एकदम फटा-चिटा कपड़ा होता है, उसे चेथरा कहते हैं। तो उस प्रकार का उसके शरीर पर कपड़ा है, नखई जकर तूने को आसरा। और उस कपड़े का मतलब उसको सीलने का या फिर उसे बदलने का भी उसको कोई आसरा नहीं है, आशा उसके पास नहीं है। अगला, हजारी साड़ी की गाड़ी कहाँ? कहता है कि उसके पास हज़ारों का मतलब यहाँ पर हज़ार का साड़ी लेने का उसके पास औकात कहाँ है? गाड़ी लेने का औकात कहाँ है? काठे कुचाए करल टुकड़ा मतलब क्या होता है कि उसके पास जो है गाड़ी लेने का, हज़ार रुपयों का साड़ी लेने का उसके पास क्या है कपड़ा है क्या पैसा? उसके पास तो नहीं है। काठे कुचाय करल टुकड़ा मतलब उसके पास जो कैसा उसके पास कपड़ा है? उसके पास इस तरह का कपड़ा नहीं है, हज़ार रुपए का साड़ी मतलब यहाँ पर दिखाया जा रहा है कि अधिक दामों का साड़ी लेने का पास उसके पास पैसा नहीं है। तो क्या है? काठे कुचाय मतलब लकड़ी से फटा-चिटा जो है उस प्रकार का टुकड़ा, लकड़ी जो है लकड़ी बेचने जाती है तो उससे क्या होता है उसका कपड़ा फट-चिट जा रहा है और उस प्रकार का ही कपड़ा उसके पास है। तो यही है काठे कुचाय करल टुकड़ा कहा हियन एखनिक रोआ-रोआ मतलब इसका रोआ-रोआ, इसका रोम-रोम, इसका आत्मा से ये आवाज़ निकलती है। ई है कहा हियन एखनिक रोआ, ई है अजगुत आज़ादी काम। कहता है इनका रोआ-रोआ जो है यह कहता है यही है आज़ाद भारत का आश्चर्य चकित कर देने वाला यह भारत का एक चित्र है। आज़ादी के इतने सालों के बाद भी यहाँ का एक मार्मिक दृश्य को आप ज़रूर देखिए कि किस प्रकार की स्थिति यहाँ पर है। आगे देखिए, घरे चेंगा डोआहत, घर पे जो है जब लेडीज़ लोग घर में काम करने के लिए बाहर जाती हैं, तो घर में जो चेंगा, जो बच्चा होता है, जो लड़का होता है छोटा, ठीक है? वो क्या है डोआहत मतलब चीख रहा है, चिल्ला रहा है, रो रहा है, कलप कठवाई बोआहत मतलब कलप करके, जब कलपना होता है, अंदर ही अंदर रोता है, आत्मा से रोता है जब लोग, तो गरीबी में क्या है, लोग यहाँ पर आत्मा से रो रहा है। यहाँ के जो बच्चे हैं, वो क्या है डोआहत मतलब कि वो बहुत चीख रहा है, चिल्ला रहा है, कलप रहा है, अंदर ही अंदर रो रहा है, बुआहत और वह इस कदर परेशान है, क्या कहता है कि हदैर हलवा हरान भेलत मतलब वह बहुत ही इस कदर से हलवा हरान का मतलब होता है कि बहुत ज़्यादा परेशान हो जाना, तो इस प्रकार से परेशान हो रहा है। अगला है देहरिक घरी हेराई गेलत, देहरिक घरही हेराई गेलत, भोरल भुइये रोइप रहल हत, गोटा जकर ले जन्मे सुना। यहाँ पर इसको समझते पहले। कहता है देहरिक घरही हेराई गेलत मतलब कि जो उसका लड़का बच्चा है जो उसके मतलब घर में ही देहरी मतलब क्या होता है घर का ओसरा में एक जगह होता है इस तरह से जिसको पढ़ हम लोग चढ़ते हैं तो देहरी का घर या देहरी में ही वो है वो क्या है हेरा गया है खो गया है उसका छुआ उसका लड़का जो है कहाँ खो गया है। अगला है भोरल भुइये रोइप रहल हत भोरल भुइये मतलब जो भरा हुआ जमीन में जो भरा हुआ जमीन में रोप रहा है गोटा जकर ले जन्मे सुना जकर ना और ना ठिकान। कहता है कि भरे हुए जमीन में इस प्रकार का बीज को रोप रहा है बीज को लगाया जा रहा है। यहाँ इस प्रकार का एक भारत का यह भी चित्र है कि घर में ही
घर में ही बच्चे जो हैं रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, चीख रहे हैं, कलप रहे हैं, वह इस कदर से परेशान हो रहे हैं, लगता है कि घर देहरी में ही वह हेरा गए हैं, खो गए हैं, भरे हुए ज़मीन में यह किस प्रकार का बीज को रोपा जा रहा है, जिसका कि जन्म जो है, जो कि जकर ले गोटा का मतलब क्या होता है? बीज होता है, जिसका कि जन्म जो है, जो जन्म लिया है, उसका जन्म उसका ज़िंदगी जो है, सूना है, ना उसका ओर है, ना कोई ठिकान है, मतलब ना कोई उसका शुरुआत है, ना कोई अंत है, कहाँ जा रहा है, नहीं जा रहा है, कोई पता नहीं। तो यह एक भारत का एक मार्मिक दृश्य झारखंड वासियों का आदिवासियों का यहाँ पर दिखाया जा रहा है। वही कहता है इलाई जो कि शुरुआत हुआ था जहाँ से वही है। अगला देखते हैं। आगे है कि देखिए इस तरह से तो वह पेट भरने के लिए जो बाहर जाती हैं, लकड़ी बेचती हैं, खाना खाती मतलब किस प्रकार से लेकिन फिर भी जो है घर के बच्चे जो हैं वो चिल्ला रहे हैं, चीख रहे हैं। अगला है बेच के मन आरो गातों के मतलब वह जब जब इतना गरीबी यहाँ पर दिखाया जा रहा है गरीबी को कि गरीबी से, भूख से, प्यास से, भूख से जो है वह अपने शरीर को, मन को जब कोई शरीर अपना बेचता है तो यहाँ पर क्या है? वो अल्टीमेट लेवल का बात हो गया गरीबी का कि जब कुछ नहीं बचा तो अपने शरीर को बेचने के लिए भी विवश हो जाती हैं और जब कोई अपना शरीर बेचता है तो वह केवल शरीर ही नहीं अपना मन अपना आत्मा भी बेच देता है वह केवल जिंदा लाश हो जाता है तो वही कहता है कि बेच के मन और गातों के हकमक जवानी जानों के मतलब वही हुआ कि जवान जान भी है अपना उसको बेचता है मतलब इतना गरीबी है इतना विवश हो जाती हैं कि वह अपना शरीर के साथ साथ मन आत्मा को भी बेच देती हैं केवल अपने पेट की क्षुधा को शांत करने के लिए, गरीबी को मतलब ये करने के लिए, पार करने के लिए। एको सांझ नाय सचाई पेट मतलब देखो इस तरह से करती हैं, फिर भी शरीर को भी बेच देती हैं, अपने मन तन को भी बेच देती हैं, लेकिन एक सांझ मतलब एक टाइम भी उसको अच्छे से सचाई पेट का मतलब कि पूरे अच्छे तरीके से वह अपना पेट नहीं भर सकती है। सुधे आपनो खाली अपने ही नहीं, दूसरे कचित कधु मतलब सुधे आपनो कि दूसरे कहता है कि अपना और दूसरा किसी का भी जो है एक सांझ का पेट भी नहीं भर सकती। इतना गरीबी है कि वह विवश होकर अपना शरीर बेचने को विवश हो जाती है। शरीर के साथ मैंने बताया कि अगर कोई अपना शरीर बेच रहा है, तो केवल वह शरीर अपना नहीं बेचता है, मजबूरी में वह अपनी आत्मा, अपना मन, अपना सर्वस्व को बेच देता है और वह केवल एक जिंदा लाश बन करके रह जाती है, जब इस तरह की मजबूरी को यहाँ पर दिखाया जा रहा है। आगे देखते हैं, कचित कधु सुंदर चेहराए, ठीक है? आगे कवि जी क्या कह रहे हैं देखते हैं। देखिए दोस्तों यह जो कविता है इसमें कवि जी अपने काव्य के माध्यम से अपने रचनाओं के माध्यम से अपने साहित्य के माध्यम से समाज के एक ऐसे वर्ग का जो कि उपेक्षित है जो कि शोषित है जो कि गरीबी से ग्रस्त है जो कि शोषित है जो कि गुलामी के जंजीरों में बंद बंद के इस प्रकार से इस कदर से मजबूर हो चुका है कि अपने शरीर को बेचने तक को विवश हो जाता है लेकिन उसे एक टाइम का खाना भी नसीब नहीं होता है जैसा कि इससे पहले कविता कांदाक में उन्होंने कहा था कि कवि काव्य ऐसा होना चाहिए, रचना ऐसा होना चाहिए, साहित्य ऐसा होना चाहिए जिसमें कि समाज के एक ऐसे वर्ग का दुर्दशा को इंगित किया जाए ताकि लोग का ध्यान उस पर जाए और कुछ समाधान निकल पाए। तो यही इस कविता के माध्यम से कवि जी जो हैं वह गरीबी को एक समाज के एक ऐसे वर्ग का चित्रण यहाँ पर कर रहे हैं ताकि लोगों को इसके बारे में जानकारी प्राप्त हो और साहित्य के माध्यम से लोग जो है इसके खिलाफ आवाज उठाए और इस लोग जगे जागरण हो उनके जन जागरण हो। आगे देखिए क्या कहते हैं, कचित कंधु सुंदर चेहराय नीचू रूपे गुने मोहराय कहता है अपने सुंदर चेहरा को रूप गुण चेहरा मोहरा मोहरा मतलब अपने चेहरा को वही हुआ सुंदर चेहरा मोहरा वो कहते हैं ना सब बझायों के ढपाई गात कहता है सब फंसा करके अपना रूप सुगुण चेहरा मोहरा जो है उसके सब फंसा करके भी कि वो जो है अपने शरीर को ढपाई गात मतलब ढपाई का मतलब क्या होता है ढकना तो कहता है अपने शरीर को ढक नहीं पाती हैं सब बझा करके भी यानी कि शरीर को बेच दिया सब कुछ कर लिया हर एक काम कर लिया लेकिन अभी तक अपने शरीर तक को ढकने का उसके पास कपड़ा नहीं है तनी आधेक मिले पतरी भात बस क्या है शरीर को ढकने के लिए भी उसके पास कपड़ा नहीं है और ना ही पूरे तरीके से उसके पास पेट भर खाना भी नसीब हो रहा है हाँ इतना करने के बाद इतना जब वो अपना सर्वस्व झोंक देती हैं अब गरीबी में इस कदर से मजबूर हो जाती हैं कि उसके पास जो लास्ट बचा होता है उसका अपना शरीर उसका अपना आत्मा शरीर सर्वस्व झोंकने के बाद भी उसके पास अपना एक शरीर को ढकने के लिए जो शरीर मर चुका है जो आत्मा मर चुकी है उस शरीर को ढकने के लिए उसके पास कपड़ा तक नहीं हो पाता है पूरा शरीर को ढकने के लिए हाँ बस क्या है उसको आधा पतरी मतलब तनी आधे थोड़ा मोड़ा क्या है तनी आधे का मतलब थोड़ा मोड़ा
उसको जो है एक पतरी भात, पतरी का मतलब क्या है? एक पतरी पतीला होता है इस तरह से, तो उतना जो चावल है भात मतलब कि उसको खाना नसीब हो पाता है थोड़ा-मोड़ा, वो भी नहीं पूरा नहीं, पेट भर के नहीं, थोड़ा-मोड़ा खाना नसीब हो जाता है। आगे देखिए कि उघरल मन यानी कि उसका उघरल मन गात थोथना ढापा ई की होवहै देसे काका। कहता है कि यहाँ पर क्या है? मन जो है उघरने का मतलब ये है कि पूरा तरह से उसमें कोई पर्दा नहीं रहा चूँकि यह अपने शरीर को मन तन को बेच चुकी है, तो उसका शरीर पर कोई पर्दा नहीं है। थोतना ढापा मतलब उसका शरीर, चेहरा वगैरह जो है मतलब पूरे तरीके से इसने अपना सर्वस्व झोंक दिया, अपना इज्जत, मान, प्रतिष्ठा सब कुछ को बेच दिया। फिर भी जो है इसे एक टाइम का पेट भर करके खाना भी नसीब नहीं हो रहा है। यह क्या है? यह किस प्रकार की दुर्दशा है? किस आज़ादी के बाद भी भारत का एक चित्र ऐसा भी है, भारत का एक चेहरा ऐसा भी है। बताइए ये क्या हो रहा है? ये क्या है? तो यह आश्चर्य को एक आश्चर्यजनक बात को यहाँ पर पूछ रहे हैं कवि जी। देशे काका मतलब देश के कुछ ऐसे लोगों से जो आप अभी बैठे हुए हैं, ठीक है? एक ऐसे पोस्ट पर बैठे हुए हैं जो आप जानते हैं कि हमारे राज्य में कौन बैठा हुआ है, हमारे देश में कौन बैठा हुआ है। तो उन लोगों से पूछ रहा है बताइए यह क्या हो रहा है? अभी तक इसका हालत यही है। गोटे जगतेक अलेख करोड़ कहता है गोटे जगतेक अलेख करोड़ जनिक पिसभन गानी जाता है। कहता है कि यह पूरे संसार में, ठीक है? यह पूरे संसार गोटे जगत मतलब इसी संसार या फिर ये बोले कि यहाँ के लोगों, यहाँ का जो समाज है, यहाँ के की जो औरत है, यहाँ की जो लेडीज़ हैं, वो क्या है? जनिक पिसबन घानी जाता है, मतलब घानी जाता का मतलब समझ रहे हैं ना? जो तेल-वेल निकाला जाता है और जब पीसा जाता है जाता से, ठीक है? जिसमें दाल-वाल डाल के उसको पीसते हैं या फिर चावल, तो वो एक जाता होता है, आप लोगों ने देखा है या नहीं पता नहीं। तो उस तरह का होता है जो कि यहाँ की लेडीज़ जो है वह पीस रही हैं, मतलब उसके पास यह पैसा नहीं है कि वह जाए आटा चक्की में आटा पिसवाए, इस तरह से वो घानी जाता में पीस रही हैं, ठीक है? तो इस प्रकार का यहाँ का स्थिति है और जो सबके लिए जो यह एक किस प्रकार का नीति है? बताइए यह किस प्रकार का नीति है? यही है एक शोषण, जो कि एक समाज का एक वर्ग को कुछ नसीब नहीं हो रहा है और एक वर्ग जो है मेवा पेड़ा खा रहा है। तो यहाँ पर एक को कुछ नहीं तो दूसरा क्या है? पूरा शान-ओ-शौकत से जी रहा है। तो भारत के 2 चित्र हैं। पहला चित्र में जो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं भारत एक मोहड़ा 1, अगला पढ़ेंगे भारत एक मोहड़ा 2। तो दोस्तों आज हम 4 ही कविताओं को करेंगे क्योंकि थोड़ा लंबा-लंबा और बड़ा कविताएँ हैं। तो अभी बचा है हमारे पास 6 कविताओं को किया है, आज 4 करेंगे 10 हो जाएगा, फिर 9 बचेगा, उन दोनों को 2 पार्ट में करेंगे। तो कुल 4 पार्ट आएगा इसका, ठीक है? क्योंकि लंबा-लंबा है, आपको भी समझने में थोड़ा-सा आसानी होगा, इसीलिए इसको हम लोग आज 4 कविता ही करेंगे, ठीक है? चलिए आगे देखते हैं कि क्या है। आगे क्या बात हो रहा है देखिए, अब यहाँ तक तो यहाँ की स्त्रियों का स्त्री स्त्री समाज का जो एक जनी लोग है, उसके दुर्दशा के बारे में बात हुआ। अब यहाँ पर बात होता है कि ऐलक मुनीक, ठीक है? ऐलक मुनीक सॉरी मुनीस मोरल मने, ठीक है? यहाँ पर मुनीस का मतलब मैंने आपको शायद बताया होगा कभी, अगर नहीं बताया तो आप इसे समझिए कि मुनीस का मतलब होता है कि खेत वगैरह में, ठीक है? खेती वगैरह में जो मज़दूरी का काम करते हैं, ठीक है? खेती वगैरह में या फिर कोई भी मज़दूरी का काम गाँव में जो करते हैं, तो उसे खोटा में मुनीस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मुनीस कहा जाता है। तो यह मुनीस जो है कहता है मुनीस जो मर्द लोगों के बारे में बात हो रहा है कि मुनीस जो है मरा हुआ मन से, और मरा हुआ मन कब होता है? जब लोग व्यथित होते हैं, दुखी होते हैं, एक अंतर आत्मा से वह दुखी होते हैं, तो वह जो है घूमा है, लौटा है, कुरिया बाटे कुछ-कुछ रायते, मतलब काम करके, दिन भर काम करके, थक करके, कुछ-कुछ रात का मतलब होता है बहुत ही अंधेरी रातों में, मतलब आधी रात जब जब का टाइम है, तब जाकर के जो मुनीस है, घर के जो जेंट्स मेंबर हैं, वो जो है गाँव में खेती में मज़दूरी करके लौटे हैं कुछ-कुछ रात, आधी राती को कच-कच कते मने मथे, मतलब बहुत ही उदास मन से, एक उसका मन जो है मथाया हुआ है, उस प्रकार के मन से वह लौटा है। क्यों? चीटा गोला सोटे चेथे, क्योंकि यह गोला का मतलब क्या होता है? मालिक होता है, जिसके घर में काम किया जाता है, वह होता है मालिक। गोला गोलईन आपने सुना होगा, हम हव हते घर भतवा, अगर कविता आपने सुना है तो वहाँ पर गोला गोलाइन के बारे में हमने बात किया था। तो मालिक होता है एक ऐसा मालिक, चीटा मालिक का मतलब होता है कंजूस मालिक, ठीक है? चीटा तो कंजूस मालिक जो जिसके घर में वह काम कर रहा था, जिसके यहाँ काम कर रहा था, वह सोंटे-चौथे का मतलब है कि उसको कुछ भी नहीं दिया, ठीक है? काम के बदले में कुछ नहीं दिया, कुछ भी मतलब इतना खटवाया लेकिन उसको कुछ दिया नहीं, तो वो क्या हुआ? वो जो है लौटा बहुत ही उदास मन से घर में आधी रात को लौटता है, कौन? तो वही मुनीस, खेत पर काम करने वाला मज़दूर।
आगे है जब वह जब वह घर का जो जेंट्स मेंबर होता है, जो पुरुष सदस्य होता है, वह घर खेती से मज़दूरी करके जब लौटता है उदास मन से, तब क्या होता है? आगे देखिए उसी के बारे में बात हो रहा है कि जुआन डाँड़ा धनुक लेके। देखिए यहाँ पर डाँड़ा का मतलब एक तरह से कमर जिसकी बदौलत वो खड़ा होता है। जुआन का मतलब क्या है? जुआन जो जो जेंट्स मेंबर है, जो पुरुष सदस्य है घर के, वह जवान है, लेकिन उसका डाँड़ा धनुक लेके कहता है कि जवान है लेकिन वह काम करते-करते अभी ही जवानी में ही वह बुढ़ापे के जैसा हो गया है। जब बूढ़े लोग जो होता है, उसका कमर थोड़ा-सा टेढ़ा हो जाता है धनुष की तरह, तो वैसा अभी इसका डाँड़ा जो है, वह डाँड़ जो कमर जो है, वैसा हो गया है। यानी कि जवानी में ही उसका काम करते-करते, खटते-खटते जो है, खट रहा है, लेकिन उसको उस तरह से खाना नहीं मिल रहा है, ठीक है? पोषण जो है उस तरीके से नहीं मिल रहा है। इस कारण से उसका जो धनुष के जैसा उसका डाँड़ा कमर हो गया है। सुधा दुभाक मिललई सेवा, और आने के बाद जब वो आता है थक-हार करके खेतों से काम करके, तब क्या होता है? वह उसका जो जो उसका शरीर है वह नीचे गिर चुका है। अभी भी उसे जो है आने के बाद सुधा डुभाक मिललई सेवा, डुभा का मतलब क्या होता है? कटोरी, ठीक है? तो उसको जो है मतलब जब आता है वो तो खाने के लिए उसको मिलता है। डुभा मतलब कटोरा में कुछ गरीबी है तो क्या मिलेगा? क्या ही मिलेगा? तो माड़-भात वगैरह पानी से चावल-वाल सवेरे का जो बना हुआ होगा, वह केवल सुधा का मतलब खाली उसको वही मिलता है। उसको यही मिल रहा है, मतलब ढाढर का था काल्हा कलवा, मतलब कलवा करने के लिए कलवा खाना होता है, और ये करने के लिए उसको जो है क्या मिलता है? बस इसका सेवा मिलता है, कटोरा में कुछ मिल गया थोड़ा-सा रूखा-सूखा यह मिल गया, घरनी की सूखल टटाइल, ठीक है? कहता है घरनी मतलब क्या? जो घर में लेडीज़ होती हैं जो घर को की देख-रेख करती हैं, जो वाइफ़ होती हैं, जो अर्धांगिनी होती है, उसे घरनी कहते हैं। तो घरनी उसको क्या ही टटाइल का मतलब घर में बहुत ज़्यादा टटाइल कमी है, कमी की स्थिति है, उसमें घरनी जो है उसको किसी प्रकार से सुख देने की कोशिश कर रही है, उसको क्या ही देगी सुख। तो यही कह रहा है कि इस तरह से यहाँ पर एक गरीबी को चित्रित किया। अब आगे क्या होता है? कहता है कि माथा धैर्य के बैसल मरद, वह जो जेंट्स मेंबर है, जो पुरुष सदस्य है घर का, जब काम करके थक-हार के दिन भर लौटता है और उसे खाने में या रूखा-सूखा मिलता है, लेकिन वह क्या ही करेगा? घर में कुछ नहीं है, अभाव का स्थिति है, ठटाइल है, ठीक है? कहता है वह जो है माथा धैर्य के बैसल मरद, हाटुक बोले धपले भुइँए, मतलब क्या बोलता है? माथा पकड़ के जो है जो मर्द है, जो सदस्य है, जेंट्स मेंबर जब काम करके लौटता है, तो वह मर्द मतलब होता है जेंट्स मेंबर, ठीक है? वो बैठता है, हाटुक मतलब हाटुक बोले धपले भुइँए, क्या होता है? धप से मतलब पूरा वो ज़मीन पर क्या होता है? ज़मीन पर धप से बैठ जाता है, ठीक है? माथा पकड़ के ज़मीन पर धप से बैठ जाता है, क्योंकि वह पूरा थका-हारा होता है, उसे खाना चाहिए होता है, वह रूखा-सूखा देख कर के ज़मीन पर धप से बैठ जाता है, और धुंधुर दिखाई आँखिक गाँव, ई लाई आदि मॉडल ठाउँ। कहता है कि और उसके आँखों के सामने धुंधलापन छा जाता है, और ये धुंधलापन छा जाता है इतना काम करके, जो खाना भी इसे अच्छे से नसीब नहीं होता है, उसके आँखों के आगे एक धुंधलापन छा जाता है। यही है यहाँ का एक आदिवासियों की ज़िंदगी, यही है एक झारखंड की स्थिति, यही है भारत का एक चित्रण। आगे देखिए क्या कहता है? आगे क्या कहा जा रहा है देखिए कि ऊँचा ऊँचा पीड़े आँख सेक, आर हुंदे यहाँ से है कि आर हुंदे, और उधर मतलब एक समाज का एक वर्ग जिसके बारे में कहा गया कि यहाँ की स्त्रियों का स्थिति को दिखाया, यहाँ के पुरुषों की स्थिति के बारे में बताया गया, और यहीं पर यह एक समाज का एक चित्रण है, कहता है यही है झारखंड की स्थिति, यही है भारत का एक चित्र, और वही कह रहा है, और उधर देखो, और एक दूसरे वर्ग के बारे में बात कर रहा है कि ऊँचा पीड़े आँख सेक, इंजुरिया करे हुलुक-बुलुक, कहता है और एक और की बात देखो और उधर देखो, एक तरफ तो इधर देखा आपने और उधर देखिए जहाँ पर कि ऊँचा-ऊँचा महल है, जिसमें कि इंजुरिया प्रकाश जो है हुलक-बुलक कर रहा है, प्रकाश जो है लब-लब, डब-डब भरा हुआ है, ठीक है? और वो जो प्रकाश रोशनी है वहाँ से निकल कर के इधर-उधर हुलक-बुलक कर रही है, कहाँ क्या है देख रही है, ठीक है? तो यह मतलब एक दूसरे वर्ग के बारे में बात कर रहा है, जहाँ की उस वर्ग के बारे में यह कहा जा रहा है कि उधर बड़ा-बड़ा महल है, जहाँ पर कि चाँदनी उसके उसके लाइट से, उसके प्रकाश की जो चाँदनी है, इंजुरिया है, वह इधर-उधर हुलक-बुलक कर रही है। कहाँ पर? अधछरवा छायनेक फाके को किधर-उधर देख रही है। तो एक समाज का एक वर्ग जो कि गरीबी को दर्शा रहा है, और जो गरीब है, तो उसके घर का जो छप्पर है, उसके घर का जो छप्पर है, उसमें क्या है?
छेद है हर जगह, वही कहता है अधचरवा अधचरवा या फिर आधा आधा अधूरा जो है उसके घर का छप्पर छाना हुआ है क्योंकि पूरे उसके पास पैसे नहीं है कि वह पूरा उसको घर को छनवा सके। तो क्या है आधा अधूरा छना हुआ है, तो ये बड़े-बड़े लोगों के घर से जो लाइट है, जो प्रकाश है, इसके घर में क्या होता है उसके अधचरवा छप्पर से क्या करता है उसमें हुलुक-बुलुक करता है, उसके फाँक से उसका जहाँ-जहाँ से उसको जगह मिलता है, वहाँ से उसके लाइट घुसती है और हुलक-बुलक करता है। टिडवाई के मुचराई के निहाल भई आपन रूपे कहता है टिडवा करके मतलब क्या होता है कि मतलब किसी तरह से टिडवा करके मुचरा-उचरा करके ये हो करके मुचराई के आपने रूपे निहाल भई क्या हो रहा है मतलब कि यहाँ पर ये जो लाइट है, ये टिडवा करके मुचरा करके जैसे देखिए यहाँ पर एक छप्पर है, ठीक है? और इधर से लाइट आ रहा है, तो ये आधा छारा छना हुआ है, तो जिधर से उसको जगह मिलेगा, उधर से वो मुचरा-उचरा के क्या होगा नीचे जाएगा और क्या कह रहा है निहाल भई आपन रूपे तो ये क्या हो रहा है? ये जो है ये अपने रूप पर ये जो लाइट है, ये जो प्रकाश है, इंजुरिया है, ये अपने रूप पर खुश होकर के इसके घर में, इसके टूटे-फूटे घर में जब जाती हैं, तो ऐसा लगता है मानो ये नाच रही हो क्योंकि जैसे-जैसे जगह मिलता है, उस तरह से वो घुसता है, तो ऐसा लगता है वो अपने रूप में नाच रही हो खुश होकर के। निहाल भई आपन रूपे, ऊ पावे नाई डड़ाइक शायद झकमक रूपे धुरे सनाई। कहता है वो जो लाइट है, जो प्रकाश है, वो अपने खड़ा होने का जगह नहीं ढूँढ पा रहा है क्योंकि वहाँ पर क्या है, वो इधर से उधर, उधर से उधर, उधर से उधर क्या हो रहा है, घूम रहा है चारों ओर उसके घर में घूम रहा है और ऐसा लग रहा है जैसे कि वो नाच रहा हो। जैसा लग रहा है जैसे वो लाइट, वो झगमग, वो चकाचौंध जो है उसके घर में घुस करके नाचने की कोशिश कर रहा है, नाच रहा है। छाइन झुरेक मुड़ेक ऊपर कूथे कांदेक चुइके झरे, ठीक है? देखिए क्या बोलता है कि छान झूर के यह अब बात कर रहा है कि जो गरीब लोग हैं, उसके घरों का जो छप्पर है, उसके घरों का जो छत है, वो पूरी तरह से छरा हुआ भी नहीं है। मतलब उसके पास इतना पैसा नहीं है कि वो पूरा उसको छरवा सके, उसको पूरा तरह से वो क्या करे छत को बनवा सके। तो आधा-अधूरा जिधर है, तो जिधर से टूटा-फूटा है या जिधर से छेद है, उधर से क्या होगा पानी के दिन में देखिए क्या बोल रहा है, छाइन झूर के ये छप्पर का छाइन का क्या होता है? ये छप्पर जो ऊपर में छत होता है, तो उसके झूर से उसका जो छेद है, उसके छेद से मुड़ के ऊपर मतलब नीचे जो आदमी रहता है, उसके मुंडी, उसके सर के ऊपर क्या होता है, पानी के दिन में क्या होता है, कूथे कुंथे कांदे चुइके झैरे मतलब झैर का मतलब क्या है? पानी के दिनों में उसके मुँह पर क्या होता है, पानी चूता है, पानी गिरता है और रो-रो कर यह कहानी को बयाँ कर रहा है। भारत का एक ऐसा चेहरा को बयाँ कर रहा है। अब आगे क्या है, पहले इस इनको इरेज़ कर लेते हैं कि यहाँ पर कहता है कि यहाँ तो हो गया कि उसका जो छप्पर है, वो रो रहा है, उसकी स्थिति को देख कर के रो रहा है और जब झड़ के प पानी का बुनी का दिन होता है, वर्षा का दिन होता है, तो पानी की बूँदें उसके मुँह के ऊपर उस झूर से छाइन के झूर से उस पर गिरता है। आगे क्या कहता है कि चेंगा चुटिया चड़चड़ाहट माएक छेकचुन छाती के रथे मतलब चेंगा चुटिया का मतलब क्या? जो बच्चे होते हैं, वह चिल्ला रहा है, चिड़चिड़ा रहा है, ठीक है? क्यों? माँ के छेकछुन छाती के रहते। देखो माँ का जो छेकछुन छाती का मतलब यह है कि जिसके छाती में दूध नहीं है क्योंकि खाने-पीने को तो है नहीं, तो उसके छाती को छेकछुन करके जो चेंगा-चूटिया है, वह चड़चड़ा रहा है, किसी तरह से छाती से दूध आ जाए, वह उसकी खोज में है। तो यह गरीबी को दर्शा रहा है दोस्तों, बहुत ही मार्मिक दृश्य है, आप इसे फ़ील कीजिएगा। कहता है टूटल पसरल, पसरल गाते मतलब वो जो माँ है, वह इतनी टूट चुकी है, परिश्रम करके, खट करके, अपने शरीर को बेच करके इतनी टूट चुकी है, उसका शरीर जो है अब कोई काम करने लायक नहीं है, इतना थक चुकी है कि वो क्या हो गई है, टूटा पचरा पसर चुकी है, फैल चुकी है, नीचे में गिर चुकी है। उसके पास इतना भी हिम्मत नहीं है कि वो खड़ी हो पाए, तो वही यहाँ पर कह रहा है, टूटल पचरल, पसरल गाते, गाते का मतलब शरीर होता है और उसके ऊपर जो है, उसका बच्चा चेंगा-चूटिया उसके ऊपर चढ़ करके चिल्ला रहा है और छाती में दूध खोज रहा है, ठीक है? उसको दूध नसीब नहीं हो रहा है दोस्तों, यह एक गरीबी को बयाँ कर रहा है। और आगे क्या कहता है कि मलकिन मरद और दूसरे ओर के बारे में बात कर रहा है कि जो मर्द लोग हैं वो मलकिन मरद पाइले बोर मोद देवीक पाट पाट भैर मोद देवी मतलब समझ रहे हैं ना मोद देवी शराब है ना तो इसको यहाँ पर यह कह सकता है कि शराब जो होता है मोद देवीक पाट पाट भैर शराब जो होता है गांव में महुआ वगैरह होता है तो उस प्रकार का शराब के को लेकर के मद्यपान को लेकर के है कि जो एक तरफ का मर्द है
ठीक है? जो है वो क्या करता है, यहीं पर मर्द जो है वो जब शराब को पी लेलक कस के दम भर, मतलब शराब को कस के दम भर पी लिया, बढ़ाई मेसर को सर की कर। कहता है कि मेसर को सर कुछ मिला करके, शराब में क्या मिला करके पीते हैं? तो पानी वगैरह मिला करके उसको दम भर पी गया, ठीक है? शराब को। और देखिए यहाँ पर क्या है कि जो है जो मर्द है इस समाज का, वह दारू पी करके, महुआ पी करके जो है पूरा मगन हो जाता है, दम भर के पी लेता है और उसमें कुछ मिला करके। और जब दारू पी लेता है, जब शराब पी लेता है, जब कुछ भी वो इस तरह का नशा नशा कर लेता है, तो उसके बाद क्या सोचता है वह, और भावे है और क्या सोच रहा है वो सोचिए। "सेसे जीऊँ हता गुलामी के बाद", मतलब वह सोच रहा है, जीऊँ हता का मतलब जीव हत्या के जैसा। देखिए गुलामी कैसा है? एक जीव की हत्या के जैसा, जीव हत्या। तो कहता है कि जैसे गुलामी का मतलब जो गुलामी जो है गुलाम जीव हत्या के जैसा गुलामी है, से मतलब खत्म हो चुका है उसका गुलामी का जंजीर से, वह सोच रहा है कि अब तो मैं गुलामी के जंजीर से आज़ाद हो चुका हूँ, जीव हत्या वाली गुलामी के जंजीर से आज़ाद हो चुका हूँ। दुनिया हमर भेला बात वही हुआ कि जो अब वह सोचता है दारू पी करके, मतलब दारू पीने के बाद तो आप जान ही रहे हैं कि कैसा फ़ील होता है लोगों को। ऐसे तो जो पीता होगा उसे पता होगा कि लगता है जैसे कि हम ही सबसे बड़ा हैं, हम ही राजा हैं, हमारे आगे कोई नहीं है। तो इस प्रकार का अनुभूति उन्हें होने लगता है दारू पीने के बाद। है बहुत सारा दुःख, लेकिन जब दारू पी लेता है तो सब गम भुला देता है। मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूँ गम भुलाने को, तो यह भी गम भुला दिया दारू वगैरह पी कर के। तो वही कह रहा है कि "शेषे जीव हता गुलामी के बाद दुनियाई हमर भेल आबाद", मतलब हमारा दुनिया जो है आबाद हो चुका है। "सबले सर्कस हमर पाया", सबले सर्कस हमर पाया, "सबले नज़र हमर ऊँचा", सबसे नज़र हमर ऊँचा, मतलब हमारा नज़र सबसे ऊँचा है। "मोद देवी अजगड़ रहोक", मतलब मोद देवी शराब के बारे में कह रहा है, एक अजगड़ के समान है। और "दोसर केहू नाय देवोक", मतलब दोसर अपने आगे किसी को देखता नहीं है, अपने आगे जो है अपने सिवा, यहाँ पर अपने सिवा किसी को नहीं देखता है, किसी को नहीं सोचता है। वही मर्द, वही जो शराब पी करके अपने आप को सबसे ऊँचा, गुलामी के आज़ाद से उसको लगता है आज़ादी मिल गया है, उसका ज़िंदगी, उसका दुनिया आबाद हो चुका है, तो हर कुछ वह सोच रहा है। और फिर आगे क्या करता है, "आर डाँड़ाक जोरे", मतलब अपने अपने दम पर, अपने ताकत से क्या करता है, "जोरे टाइन के नेहाल बेहाल बौआ है", जोरे टाइन के नेहाल बेहाल बौआ है, मतलब किसको टाँगता होगा? यहाँ पर जो मर्द है, वह किसको टान रहा है? जोरे टाइन के किसको? तो अपने जो है जिसको खींच करके वो है जोरे टाँग के अपनी वाइफ़ को खींच करके जोरे टाँग लेता है और निहाल होकर के, खुश होकर के बेहाल हो जाता है पीने के बाद, और वो बौआते रहता है रात भर, ठीक है? वो बौआते रहता है, कुछ से कुछ उसके दिमाग में आते रहता है, तो इस प्रकार की स्थिति है, ठीक है? यही है। अब वो रात भर जो था ने इस तरह से वो रात को दारू पी कर के आता है घर में और जो है बौआता है, जो मन सो करता है और उसको तो कुछ समय कुछ पता नहीं चलता है। लेकिन घोर रात एहे धचरे, मतलब इसी प्रकार से रात भर उसका जो धच्चर है, जो उसकी स्थिति होती है जो शरीर की, उसी प्रकार से वहीं लौट जाता है। और जाऊ नाय भिनसरे झोंका, और जो सवेरे-सवेरे का हवा का झोंका होता है, ठीक है? तो कहता है सोटे जे तरी भिजुअल सोटा, कहता है जो सवेरे-सवेरे का भिनसर, सवेरे का जो मॉर्निंग का जो हवा का झोंका होता है, ऐसे लगता है जैसे कि भींगा हुआ लाठी से, भींगा हुआ सोंटा से उसको कोई सोंट दिया हो, पीट दिया हो, इस प्रकार से उसे लगता है। और सोटे जेतरी भिजुअल सोटा और कपवे गोलाक रागेक डर, कहता है। और क्या होता है, उसे लगता है जैसे कोई भीगा हुआ डंडा से उसे पीट दिया है, और उसे तब जो है लगने लगता है ऐसा कि जाड़ से, ठंडा से उसका ठंडा जो है उसके शरीर, ठंडा से उसका शरीर जो है वह काँपने लगा है, काँपने लगा है, मतलब कँपवे गोलाक रागेक डर, जो है उसका शरीर जो है ठंडा से काँपने लगा है। तो यह इस तरह से यहाँ पर दर्शाया गया है। अब क्या है कि डिंडा पिंडा ऊँचा जाकर निशा नाचे थर-थर गाते। कहता है कि जो वह जब दारू पी के आता है तो उस वह मन ही मन इतने अपने आप को सोचने लगता है, वह नशा में चूर होकर, निशा नाचे, नशा में चूर होकर जो है वह ऐसा सोचने लगता है कि वह जो है एक कोई उसके पास बड़ा-बड़ा घर है, बड़े-बड़े बिल्डिंग्स हैं। डिंडा-पिंडा मतलब उसका घर-द्वार जो है बहुत बड़ा-बड़ा, ऊँचा-ऊँचा है, और मद के जोर में, मतलब मद के, शराब के जोर में वह सोचने लगता है कि हम जो है कोई राजा महाराजा हैं, जोताई खई हाँसे खूबे, मतलब वह पूरा खुश रहता है, मन ही मन जो है एक उसे हँसी आती है, और वह अपने आप को जो है सोचता है, अपने सपने की दुनिया में चला जाता है दारू पीने के बाद, और वह बहुत ही आनंद में सोचता है कि जो है मेरे पास बड़ा-बड़ा घर है, ऊँचे-ऊँचे घर है, नशा के चोर में, और वह क्या होता है बहुत मतलब खुश रहता है। खुशी मने जेऊ कांदे हिये, देखिए क्या होता है इसमें,
अब जो वो दारू पी करके इस तरह से सोचता है, आगे क्या कहता है दारू पीने के बाद जब वो शराब के नशे में चूर रहता है, तो वह खुश रहता है पूरा। तो खुशी मने जेउ कांदे हिए। देखो, खुशी मन है, उसका मन बहुत खुश है, तो खुशी मन से जब दारू पी के आता है, तो कभी कोई देखे होंगे आप कि कभी कोई दारू पी करके पूरा नशा में चूर रहता है, कभी रो रहा है, कभी हँस रहा है, तो उसके मन में जो कभी कांदे हिए, सोचो दारू के नशे में भी वह रो रहा है, इसका मतलब कि उसे थोड़ा-थोड़ा एहसास होता है कि हम बहुत गरीब हैं। हमें अपनी बेबसी का उसे एहसास होता है, तभु ओकर नाम मायनो नाय कंधु नाय होकर ओकर गाँव। मतलब क्या होता है, उसको कुछ अता पता नहीं है, वो कुछ से कुछ बोल रहा है, उसका कहाँ गाँव है, उसका नाम क्या है, उसे यह भी नहीं पता है। तो ये सब जो है यह एक मतलब एक समाज को इंगित कर रहा है, एक गरीब समाज को, कि जो औरत की स्थिति को, मर्द की स्थिति को, मर्द जो है दारू पी कर के आता है, वह अलग-अलग तरीके से बात करता है, वह खुशी मन से कभी रोता है, कभी हँसता है, उसका नाम क्या है, उसका गाँव कहाँ है, उसका ठिकाना क्या है, ठहर ठिकाना उसका भी उसे पता नहीं है। इलाई आदि माड़ल ठाव, वही वाला कि यही है यहाँ की स्थिति, यही है हमारा आदिवासियों का स्थिति, झारखंड की स्थिति, यही है भारत का। अब आगे है कि यही है इस प्रकार के यहाँ की स्थिति, यही है यहाँ के लोगों की स्थिति, आदि माड़ल लोकेक ठाव, मतलब यही है यह लोगों के यहाँ की स्थिति, यही है यहाँ का लोगों का जगह, यही इलाई आदि माड़ल ठाव, पटगाय पियासल ठाव, पटपटाइल पियासल ठाव, मतलब एक ऐसा जगह, एक ऐसा लोग, एक ऐसा ऐसा देश, एक ऐसा समाज, एक ऐसा जगह, एक ऐसा ठाव का मतलब क्या होता है, एक ऐसा स्थान जहाँ के लोगों की स्थिति जो है पटपटाइल, यानी कि भूख से पटपटाया हुआ है, भूख प्यास से मरा हुआ मन है, जिसका माथा धरल ठाव, वही जो शुरुआत में हुआ था। तो वही है, कहा जा रहा है यहाँ पर कवि जी के द्वारा कि यही एक लोक है जहाँ पर कि जंगल झाड़ से भरा हुआ है, जहाँ धन संपत्ति की भी कोई कमी नहीं है, प्राकृतिक संपदा भी यहाँ भरा पूरा है, लेकिन यहाँ के गांव के लोगों की स्थिति जो है वह बहुत दयनीय है, गरीबी से जूझ रहे हैं लोग। यहाँ के लोगों का मन जो है वह मर चुका है, जिंदा तो है लेकिन लोग जी नहीं रहे हैं, बस किसी तरह से जिंदगी काट रहे हैं। यहाँ के इस औरतों की स्थिति कैसी है, यहाँ के मर्द का स्थिति कैसा है, सब कुछ के बारे में कवि जी ने बात किया कि एक भारत का एक ऐसा चेहरा यह भी है कि आज़ादी के इतने साल के बाद भी यहाँ के लोगों की गरीबी दूर नहीं हुई है। वो लोग जो है अपनी गरीबी को दूर करने के लिए कोई उपाय नहीं सोच पा रहे हैं। वह कवि जी किससे किससे यह प्रश्न को कर रहे हैं, तो जो समाज का जो काका है, जो देश का काका है, यानी कि जो देश में बैठे हुए कुछ ऐसे लोग हैं जो कि हमारा समाज के ठेकेदार बने पड़े हैं, जो कि राज्य के ठेकेदार बने पड़े हैं, जो कि देश के ठेकेदार पड़े हैं, लेकिन उन लोगों का नज़र इस उपेक्षित लोगों पर कब जाएगा। भारत की यह एक चित्र यह भी है। दोस्तों, यह वीडियो जो है अभी 1 घंटा से ऊपर का बन गया है, तो हम अभी यहाँ पर ही इसे एंड करते हैं। थोड़ा लंबा-लंबा वीडियो है, आपको जल्दी ही इसका दूसरा पार्ट मिलेगा। देखिए, 3 कविता इसमें किया, मैंने कहा 4 कविता, लेकिन थोड़ा लंबा-लंबा कविताएँ हैं, हम अच्छे से समझ रहे हैं, तो यहाँ पर 3 कविताओं को किए हैं। आज आप इसको अच्छे से देखिए, सुनिए और इसको अच्छे से समझिए, याद कीजिए सब कुछ। इसके बाद जो है हम लोग क्या करेंगे, 6 और 3 9 कविता हो गया, और 10 कविता है, तो उसको भी हम लोग जल्दी ही कवर करेंगे, टेंशन बिल्कुल ना लें। हमने आपको 45 डेज़ के बारे में कहा है, तो उससे पहले ही हम लोग सिलेबस को कंप्लीट करेंगे, टेस्ट भी लगाएँगे, सब कुछ करेंगे, तो आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। इसके बाद जो है हम मैंने इसमें 6 कविता कहा था, लेकिन अभी 3 कविता कर रहे हैं, क्योंकि बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, जिसके कारण कि आप बहुत देर तक इसे देखेंगे, तो ऐसा ठीक नहीं है। आप इसे एक बार अभी देखिए और इसे रिवीजन कीजिए, और जल्द ही कल होगा इसका पार्ट 2 हम लोग डाल देंगे। और अगर आप कहेंगे तो इसके साथ-साथ जो है और कुछ देखिए, आपका पेपर 3 का कैसा प्रिपरेशन होना चाहिए, क्योंकि पेपर 2 में तो आप बिल्कुल टेंशन ना लें। पेपर 2 खोरठा के लिए 100 मार्क्स का जो है, इसके लिए आप बिल्कुल टेंशन ना लें। इसका सारा ज़िम्मा मेरे ऊपर छोड़ दें, ठीक है? और उसके बाद पेपर 3 में आपको क्या करना है, नहीं करना है, उसके लिए मैं एक वीडियो जो है तुरंत अपलोड करूँगा। उसके सारे सेक्शंस के बारे में, यानी कि जो जनरल नॉलेज है जीके का 30 मार्क्स, है ना? इसको किस तरह से कंप्लीट करेंगे, जो कि हम इसमें अपना मैक्सिमम ले पाएँ। जीएस जनरल साइंस में 20 है, इसमें मैक्सिमम कैसे ले पाएँगे, क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें, कितना पढ़ें, सब कुछ के बारे में हम एक स्ट्रैटेजी बनाएँगे। करंट अफेयर्स को कैसे करेंगे, झारखंड का और ओवरऑल करंट अफेयर्स उसको कैसे कवर करेंगे, ठीक है? मैथ्स का क्या है, रीजनिंग का क्या है, कंप्यूटर कैसे करेंगे, तो हर एक सेक्शन को अच्छे से अभी कवर करके, क्योंकि पेपर 3 और पेपर 2 से हम अधिकारी बनेंगे, और इस बार हमारे
हमसे हमारे ओर से कोई भी चूक रहना नहीं चाहिए। हम आपके साथ लगातार बने हुए हैं। चैनल पर आप अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और पेपर 3 का शेड्यूल जो अभी स्ट्रैटेजी वाला वीडियो है उसे आप ज़रूर देखिएगा। हर एक सेक्शन को विस्तार पूर्वक उसमें मैं समझाऊँगा क्या करना है, हम क्या करेंगे आपके लिए, किस तरह से आपको कवर करवाएँगे, कौन-कौन से बुक आपको कवर करवाएँगे और आपको केवल हमारे चैनल के वीडियो जो अपलोड होंगे, ठीक है? जीके से रिलेटेड, जीएस से रिलेटेड कोई भी बुक का उसे आप ज़रूर देखिए, सुनिए, समझिए, याद कीजिए और उसके ऑब्जेक्टिव के भी वीडियो हम डालते रहेंगे और उसका सारा का शेड्यूल मैं आपको दे दूँगा। ऑब्जेक्टिव कैसे लगाना है, फिर टेस्ट कैसे लगाना है, सब कुछ मैं क्लियर करके आपको बता दूँगा। हम आपके साथ बने हुए हैं। आप अगर चैनल पर नए हैं तो फिर से मैं कह रहा हूँ, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि आपके पास वीडियो जो है सबसे पहले पहुँचे। यह हम लोगों ने भारत एक मोहड़ा 1 तक किया, 3 कविताओं को इसमें किया है। 3 कविता जल्द ही आपको मिल जाएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और आप अपनी पढ़ाई में दोस्तों बिल्कुल लग जाइए क्योंकि 3 महीने का टाइम आप ये मत सोचिए कि बहुत टाइम है। बहुत चीज़ करना है, बहुत चीज़ें करनी है। आप हमारे साथ बने रहिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट भी ज़रूर करें क्योंकि आपके कमेंट, लाइक से और शेयर करने से हमें मोटिवेशन मिलते हैं, हमें एनर्जी मिलती है आपके लिए मेहनत करने के लिए, आपके लिए दिन-रात एक करके काम करने के लिए। पेपर 3 में 150 मार्क्स आपको मैं अभी स्ट्रैटेजी दूँगा, उससे हिसाब से किस तरह से काम करना है। 70 दिनों का प्लान चल रहा है, जिसने उसे जॉइन नहीं किया है, तो उसे अभी भी जॉइन कर सकते हैं, अभी से भी सारे कोर्स को कर सकते हैं और जो पीछे छूटा हुआ है, उसको मैं कवर करवा दूँगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। हम मिलते हैं किसी